हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेमस क्रैकर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजियोलॉजी का मॉडर्न पोर्शन पेपर फर्स्ट का। स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, फोकस रहेगा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और प्लस एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। होम्योस्टेसिस, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले होम्योस्टेसिस की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है? ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, होम्यो प्लस स्टेसिस। होम्यो मीन्स सेम और स्टेसिस मीन्स टू स्टैंड, मीन्स मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज होम्योस्टेसिस। किसको मेंटेन करना? इंटरनल इन्वायरमेंट को, हमारे बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। बाहर में कैसा भी इन्वायरमेंट हो, इंटरनल इन्वायरमेंट हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, वही होम्योस्टेसिस है। अब टर्म होम्योस्टेसिस किसने दिया था? वाज गिवन बाय वाल्टर बीकेनॉन इन 1930। अब ये याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको याद कर लीजिए। अब इसके फैक्टर्स क्या है टू मेंटेन द प्रॉपर होम्योस्टेसिस? पहला है मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ द ब्लड, दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तीसरा है प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई टू द बॉडी, चौथा है प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी, पांचवा है प्रॉपर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस, छठा है प्रॉपर हार्मोन लेवल, प्रॉपर बॉडी मूवमेंट, प्रॉपर नॉलेज अबाउट सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, अब पीएच और ब्लड को कैसे मेंटेन करेंगे। पीएच कितना होता है हमारे बॉडी का? 7.4। तो उसके पीएच को टेस्ट करने के लिए हम कैसे टेस्ट करते हैं? आर्ट्रियल ब्लड गैस टेस्ट से, एबीजी से। अब मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे? हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट इज मेंटेन बाय हाइपोथैलेमस एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड स्किन। तीन चीजों से, हाइपोथैलेमस, रिस्पिरेटरी से सिस्टम से और स्किन से मेंटेन होता है। आगे न्यूट्रिशन सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई में क्या क्या आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। O2 सप्लाई और रिमूव CO2 में क्या क्या आएगा? रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम आगे बात, वाटर इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस कैसे होता है? अब वाटर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? Na प्लस, K प्लस, Cl माइनस, Ca2 प्लस, HCO3 2 माइनस, एसिड बेस बफर, ये सब। अब टिटैनी का मतलब होता है कम। अब हम आगे बात करेंगे हार्मोन लेवल, बॉडी मूवमेंट एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ये सब क्या है? इनको मेंटेन करके रखना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब इसके मैकेनिज्म क्या है होम्योस्टेसिस के? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। दो मैकेनिज्म, दो टाइप से इसको हम इसमें पढ़ते हैं। पहला है निगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निगेटिव फीडबैक की। निगेटिव फीडबैक क्या होता है? सबसे, अगर मान लीजिए हमारे बॉडी का वाटर लेवल कम हो गया है तो उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे? तो क्या करेंगे? हाइपोथैलेमस को सिग्नल गया, सिग्नल टू हाइपोथैलेमस। अब क्या होगा? तो आपका, आपकी बॉडी का जो एडीएच है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, वो सिक्रेशन वो इंक्रीज होगा एंड वाटर रिटेंशन फ्रॉम किडनी वो इंक्रीज होगा। दूसरा क्या होगा? आपको आपको प्यास जो लगती है, थ्रस्ट, वो बढ़ेगा एंड फिर हम पानी पियेंगे, उससे क्या होगा? बॉडी नॉर्मल बॉडी वाटर, है ना, बॉडी आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो ये है निगेटिव फीडबैक। अब एडीएच क्या होता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है ना, जो कि पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड इसको एक्टिवेट करती है। दूसरा हम बात करते हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या होता है? स्टार्ट ऑफ लेबर। जैसे हम मान लीजिए पॉजिटिव फीडबैक में हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, कोई कोई लेडीज प्रेग्नेंट है ना, तो जब पेन स्टार्ट हुआ लेबर, तो फीटस कम्स, अब फीटर नीचे आ रहा है बाय यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, है ना। जब आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फीटस नीचे आ रहा है और फीटस टचेस सर्विस को टच किया। फिर आगे क्या हुआ? सर्विक्स रिसेप्टर सेंड सिग्नल टू हाइपोथैलेमस। सर्विस क्या कर रहा है? सिग्नल भेज रहा है किसको? हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, है ना, ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मोर पावरफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद क्या होगा? अब यूट्राइन ऑक्सीटोसिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को और ज्यादा बढ़ाएगा ताकि बेबी आसानी से बाहर निकल जाए, है ना, फिर बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक और ये हो गया निगेटिव फीडबैक। अब हम आगे बात करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम की, है ना। ये हमारा होम्योस्टेसिस यहीं पे खत्म हो गया। तो जैसे आए एग्जाम में अगर आता है होम्योस्टेसिस, तो आप इसको लिख सकते हैं, होम्यो क्या होता है, स्टेसिस क्या होता है।
उसके नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। अगर आपके बुक्स आपके पास है तो आप उसमें एक फ्लो चार्ट दिया होगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, आप वहाँ से भी उस फ्लो चार्ट को देख सकते हैं। अब हम सेकंड बात करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम की। रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, हम बात करेंगे फंक्शन एनाटॉमिक ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, वेंटिलेशन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन पढ़ेंगे, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ रिस्पिरेटरी, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन, एस्फेक्सिया एंड हाइपोक्सिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ये पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में, रिस्पिरेशन क्या होता है। रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच O2 is taken and CO2 is given out, है ना। ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, वही रिस्पिरेशन है। तो पहला क्या होता है, द फर्स्ट ब्रेथ टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर बर्थ। फिर बोलता है द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ ऑकर ओनली आफ्टर डेथ। तो ये तो आप ये सब कॉमन चीज़ है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट क्या होता है, न्यू बर्न 30 to 60 पर मिनट। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, 20 से 20 to 40 पर मिनट। एडल्ट कितने लेते हैं सांस, 12 to 16 पर मिनट, है ना। चाइल्डहुड में क्या होता है, थोरेसिक ब्रीदिंग होता है। एडल्ट में क्या होता है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, और इंटरनल क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड बॉडी टिश्यू। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब सबसे पहले हम नाक से सांस लिए, नोज, फिर नेजल टच चैम्बर में गया, है ना, नाक से नाक के चैम्बर में गया, उसको क्या बोलते हैं, नेजल चैम्बर। फिर फेरिंग्स में गया, फिर लैरिंग्स में गया, फिर ट्रैकिया में गया, फिर ब्रोंकाई में गया, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल में गया, फिर टर्शियरी ब्रोंक्यूल में गया, फिर एल्विलाई में गया। तो ये पाथवे है जिसको आप ध्यान रखिएगा, पाथवे, है ना। नोज से नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, ये तो आपने आई होप 12 में पढ़े होगे आपने, बट कोई नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसको इतना टाइम नहीं लेंगे समझाने में, क्योंकि चैप्टर्स काफ़ी बड़े हैं, तो इसमें हम सिर्फ रीड करेंगे, जहाँ इंपॉर्टेंट है वो वहाँ समझाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं, प्लूरा क्या होता है। प्लूरा होता है, इट इज कवरिंग ऑफ लंग्स, है ना। प्लूरा इज बाई लेयर्ड, दो लेयर होते हैं, कवरिंग ऑफ लंग्स। इट इज हैविंग टू लेयर, पहला है विसरल प्लूरा और दूसरा पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा इनर वाला होता है और पैराइटल प्लूरा बाहर वाला होता है। अब देखिए जैसे ये लंग्स है, ठीक है, तो लंग्स के ये देखिए, ये इसका कवर है ना, इसको कवर किया हुआ, यही आपका प्लूरा है। तो ये हो गया आपका विसरल, और ये हो गया आपका बाहर वाला पैराइटल। तो विसरल इनर और पैराइटल आउटर। अब इसके में बीच में अब ये डॉट 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 दिख रहा है, ये क्या होता है, यही प्लूरल फ्लूइड होता है, इसमें जो भरा होता है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, स्पेस बिटवीन विसरल एंड पैराइटल इज नोन एज pleural cavity which is filled with pleural fluid। अब हम आगे बात करेंगे, if pleural cavity is filled with air तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूमोथोरेक्स, वाटर, हाइड्रोथोरेक्स एंड पस तो क्या बोलेंगे, पाइथोथोरेक्स, ब्लड, हीमोथोरेक्स। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, या अब इसको नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, बस आप अगर आपको याद हो जाता तो सही है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आता है, नोज आता है, फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आता है, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स। अब रिस्पिरेटरी यूनिट क्या होता है, रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वुलाई डक्ट, एल्वुलर सेक, एंट्रम एंड एल्वुलाई। आप ये फिगर आप अगर बनाते हैं तो आपको बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, तो आप ये फिगर बना सकते हैं। यूनिट ऑफ रिस्पिरेशन क्या होता है, एल्वुलाई। एल्वुलाई कॉन्टेन सेल कॉल्ड न्यूमोसाइट। अब हम आगे बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूमोसाइट, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 95% है ना, जो इसमें फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज करता है, और 5% प्रोडक्शन ऑफ एल्वुलर फ्लूइड एंड सरफेस कॉन्टेक्ट सर्फेक्टेंट। ठीक है, हम आगे बात करेंगे एल्वुलाई, है ना। एल्वुलाई में न्यूमोसाइट क्या होता है, जो टाइप 1 है, टाइप 2 है। टाइप 1 में क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होता है, और टाइप 2 में, फ्लूइड। अब हम आगे बात करेंगे सर्फेक्टेंट क्या होता है। सर्फेक्टेंट क्या होता है, जो टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 1 में क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होता है, और टाइप 2 में फ्लूइड। अब हम आगे बात करेंगे सर्फेक्टेंट क्या होता है।
सर्फेक्टेंट में क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है टू मेंटेन द सरफेस टेंशन ऑफ लंग्स एंड सी डेफिशिएंसी मेनी प्री टर्म बेबीज। ठीक है, तो ये आपके उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम हार्ट बात करेंगे, हार्ट रेट, है ना। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, 60 से 100 बीट्स पर सेकेंड। इफ हार्ट रेट डिक्रीज होता है 60 से नीचे तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकीकार्डिया बोलते हैं। ये एग्जाम में आ जाएगा, ब्रैकीकार्डिया क्या होता है, ट्रैकीकार्डिया होता है। अगर हार्ट रेट 60 से नीचे है तो बोलते हैं ब्रैकीकार्डिया, हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया, है ना। रिस्पिरेटरी रेट इन इन ज़्यादा, अगर मतलब नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो ट्रैकीपीनिया बोलेंगे, और रिस्पिरेटरी रेट नॉर्मल से कम है तो क्या बोलेंगे, ब्रेडीपीनिया। अब हम आगे बात करेंगे एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, डिस्पीनिया, है ना। एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग क्या बोलते हैं, डिस्पीनिया। पेन इन रिस्पिरेशन, डिसमेनोरिया, इसमें क्या बोलता है, पेन इन, डिसएमिनोरिया में पेन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको क्या बोलते हैं, डिसएमिनोरिया। अब हम आगे बात करेंगे फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। फंक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन पूछ देता है, पहला क्या है, गैसियस एक्सचेंज, दूसरा है ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल, तीसरा एयर प्यूरिफिकेशन, चौथा टेम्परेचर मेंटेनेंस, पांचवा वोकलाइजेशन, छठा वाटर बैलेंस, सातवां एसिड बैलेंस, सातवां एंटी कोगुलेंट फंक्शन। अब हम आगे बात करेंगे गैसेस एक्सचेंज। लंग्स आर द मेन लंग्स आर द मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेस एक्सचेंज। लंग जो होता है मेन ऑर्गन होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। गैसेस एक्सचेंज ऑकर्स इन एल्वुलाई, गैस एक्सचेंज कहाँ है, ऑकर करता है एल्वुलाई में। O2 is diffused into the bloodstream, simultaneously removing CO2 from body. Olfactory receptor present in the nasal mucosa are responsible for sense of smell, है ना। एयर प्यूरिफिकेशन, तो ये सब जो चीजें हैं आप इसको मतलब नॉर्मली पढ़ सकते हैं, बस ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप जान लेंगे अगर आप एग्जाम में इसको लिखते हैं तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अब एयर प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर एयर आर रिमूव्ड इन 3 ways। कैसे कैसे, पहला बाई हेयर प्रेजेंट इन नेजल कैविटी, बी बाई म्यूकस membrane of nasal cavity, and C by phagocytosis in alveoli. In alveoli, phagocytosis done by macrophages cell. Cough reflex and sneeze reflex. Temperature maintenance and body maintenance. During expiration along, air, water and heat is also lost from body, thus regulating water and temperature of the body. अब हम बात करेंगे vocalization. Larynx from the vocal apparatus. It is also known as sound box. Thus, respiratory system is also having role in speech. Acid-base balance. Acid-base balance important है. Acid-base balance होता क्या है? CO2 produced in the body when enter the bloodstream, it form carbonic acid. CO2 बना, है ना, और H2O से मिला, ये क्या बन गया, H2CO3. अब lungs break this carbonic acid back into CO2 which comes out during expiration. ठीक है। एंटीकोगुलेंट फंक्शन क्या होता है, most cell present in the lungs produce heparin which prevent intravascular coagulation of the blood. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वेंटिलेशन में क्या होता है कि आपके फेफड़ा में, लंग्स में हवा का आना और जाना, ये क्या है, यही वेंटिलेशन कहलाता है। ये 2 टाइप से होते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड एल्वुलर वेंटिलेशन। पल्मोनरी में क्या होता है, टोटल एयर प्रेजेंट इन रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये पल्मोनरी है। और एल्वुलर क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एयर रीचिंग द एल्वुलाई, कितने अमाउंट एयर जो है एल्वुलाई में पहुंचे हैं, ये एल्वुलर वेंटिलेशन होता है ना। अब हम पढ़ेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है डिटेल में। पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इन 1 minute। ये क्या है, मैंने बताया था ना, जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यही क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। इन कंडीशन ऑफ ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग के टाइम पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्पिरेटरी माइन्यूट वेंटिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, रिस्पिरेटरी माइन्यूट वेंटिलेशन भी कहते हैं।
अगर आएगा डिफाइंड रिस्पिरेटरी माइन्यूट वेंटिलेशन तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, RMV, टाइडल वॉल्यूम इनटू रिस्पिरेटरी रेट। अब टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml और रिस्पिरेटरी रेट कितना होता है 12, तो क्या होगा 6000 ml पर मिनट। तो ये आप मे भी ये हम MCQ में पूछ सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं एल्वुलर वेंटिलेशन की। एंड एल्वुलर वेंटिलेशन क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर यूज्ड इन गैसेस एक्सचेंज इन एल्वुलाई पर मिनट, है ना। आपके एल्वुलाई पे कितने अमाउंट आपका एयर पहुंचा, वही एल्वुलर वेंटिलेशन होता है। तो एल्वुलर वेंटिलेशन कैसे निकालते हैं, टाइडल वॉल्यूम डेड स्पेस इनटू रिस्पिरेटरी रेट। तो टाइडल वॉल्यूम कितने हैं 500, डेड डेड स्पेस क्या होता है 150 और रिस्पिरेटरी रेट कितने हैं 12। तो इसका ओवरऑल इसका हम ये निकालेंगे तो रिजल्ट 4200 ml पर मिनट होता है, मतलब 4200 ml पर मिनट। अब हम बात करते हैं डेड स्पेस की, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेड स्पेस क्या होता है, it is defined as part of respiratory rate where oxygen exchange does not takes place, है ना। यहाँ पे जैसे जब सांस अंदर गया तो वहाँ डेड स्पेस वो होता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन वो का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, वो उसको उसको डेड स्पेस कहते हैं, है ना। अब इसमें क्या क्या होता है, इट इंक्लूड्स द एयर प्रेजेंट इन नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, है ना। इट इज अबाउट 150 ml ऑफ एयर, कितने होते हैं 150 ml। तो जिसमें 500 ml है, उसमें 500 ml हम लोग मान लीजिए लिए, तो उसमें वेस्ट कितने हुए 150 ml। ये सब डेड स्पेस में आते हैं और यूज कितने हुए 350 ml। हम आगे बात करेंगे, ये डेड स्पेस हमेशा 5 मार्क्स में आते हैं, 5 मार्क्स। वेंटिलेशन भी है, ये भी 5 मार्क्स में आ जाता है, 5 मार्क्स। हम आगे बात करेंगे, जब हम जल्दी जल्दी पढ़ाने स्टार्ट करेंगे, टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जाम्स है और मैं नहीं चाहती कि आपका एग्जाम्स खराब जाए, आप उतना ही करके जाओ ताकि आपसे क्वेश्चन ना छूटे। अब हम पढ़ेंगे, बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, वाइल एक्सपायरेशन क्या होता है, पैसिव एक्टिविटी होता है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन थोरेसिक केज एंड लंग्स एक्सपैंड होता है ना। इंस्पायरेशन जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, थोरेसिक केज और लंग्स क्या होता है, वो फूलता है, एक्सपैंड होता है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, थोरेसिक केज, जो आपके थोरेसिक केज होते हैं, एंड लंग्स रिड्यूस इन साइज, साइज में ना कम होता है, ये तो आपको पता होगा, ये तो जनरल नॉलेज है सब। अब हम क्या बात करेंगे, मसल मसल रिस्पायरेशन, है ना। मसल ऑफ रिस्पायरेशन, प्रेशर इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये सब क्या है, मैकेनिज्म है। अब हम आगे बात करेंगे मसल ऑफ रिस्पायरेशन की। मसल ऑफ रिस्पायरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, पहला मसल ऑफ इंस्पायरेशन और मसल ऑफ एक्सपायरेशन। मसल ऑफ इंस्पायरेशन क्या होता है, प्राइमरी, पहला में डायफ्राम और दूसरा एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, है ना। और एसेसरी में क्या आएगा, स्टर्नोक्लियोइड मेस्टोइड मसल और एस्क्लेनी और सेरेटस एंटेरियर एंड लिवेटर स्कैपुला आते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप जान लीजिए। मसल ऑफ एक्सपायरेशन क्या होता है, पहला डायफ्राम और दूसरा होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, है ना। ये इसमें यूज होते हैं मसल ऑफ एक्सपायरेशन, और मसल ऑफ इंस्पायरेशन मैंने बता दिया प्राइमरी में क्या यूज होता है, सेकेंडरी में एसेसरी में क्या क्या यूज होते हैं। हम आगे बात करेंगे प्रेशर इन्वॉल्विंग रिस्पायरेशन, पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंटर इंटर प्लूरल प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर ऑफ एयर प्रेजेंट इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसको बोलते हैं जो हम सांस लेते हैं, जो बाहरी सांस है ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कितना होता है 760 mmHg। इंटर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर present the pressure of air present in side of lungs is 750 mmHg during inspiration, it is 761 mmHg during expiration। कितना होता है
एक्सपायरेशन के दौरान 761 mmHg होता है, इंस्पायरेशन 759 mmHg होता है। हम आगे बात करते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर के बारे में। द प्रेशर प्रेजेंट इन बिटवीन लेयर ऑफ प्लूरा इट इज ऑलवेज नेगेटिव। दिस प्रिवेंट ये इसका काम क्या होता है? प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ लंग्स। आगे हम बात करेंगे इवेंट ऑफ इंस्पायरेशन। पहला डायफ्राम एक्सपेंड किया, है ना, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हुआ, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ, एटमॉस्फेरिक एयर कम्स इनसाइड, है ना, बाहर अंदर अंदर की तरफ आया। अब हम इंस्पायरेशन में क्या करेंगे? फिर इंस्पायरेशन हो गया, अब आगे बात करेंगे एक्सपायरेशन की। सबसे पहले डायफ्राम क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हुआ? डिक्रीज किया, है ना, लंग्स कम डिक्रीज हुआ। एंड उसके बाद हम बात करें इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। एटमॉस्फेरिक एयर जो है गोज आउटसाइड, एटमॉस्फेरिक एयर क्या हुआ? वो बाहर चला गया। तो अब वो क्या हुआ? एक्सपायरेशन हो गया। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस। द एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस इन चार टाइप से होता है। ठीक है, पहले हम बात करें एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इनटू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम एल्वुलाई एंड एंट्री ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू एल्वुलाई। तीसरा हम बात करेंगे एंट्री ऑफ O2 फ्रॉम ब्लड वेसल टू बॉडी टिश्यू, है ना। अब तीसरा ऑक्सीजन कहाँ से जा रहा है? ब्लड वेसल से कहाँ जा रहा है? बॉडी ऑक्सीजन में, बॉडी टिश्यू में। और CO2 कहाँ एंटर कर रहा है? बॉडी टिश्यू से ब्लड वेसल में एंटर कर रहा है। तो ये चार चीज आप याद रखिए एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि कॉज फॉर प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज इन एल्वुलाई। कॉजेज, पहला है लार्ज सरफेस एरिया, दूसरा है इजी डिफ्यूजन ड्यू टू सिंगल थिकनेस ऑफ एल्वुलाई, तीसरा है रिच ब्लड सप्लाई टू एल्वुलाई, है ना। अब हम बात करेंगे एंट्री ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलाई इनटू द ब्लड वेसल। अब एल्वुलाई से ब्लड वेसल में कैसे जाता है ब्लड? तो ये आपका एल्वुलाई हो गया और ये आपका ब्लड वेसल है। अब देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन ना O2 ब्लड वेसल में जा रहा है ना। तो यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 104 mmHg, है ना, 104 mmHg। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होगा? कितने आ रहे हैं? 40 mmHg आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 14 ml पर, है ना, 14 ml। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितने है इसमें आपके ब्लड में? 104 mmHg एंड O2 कितने हैं? 19 ml पर। आगे हम बात करेंगे एंट्री ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड वेसल से एल्वुलाई। अब CO2 से ब्लड वेसल आपको एल्वुलाई में कैसे जाता है? अब CO2 ये है आपका ब्लड कैपिलरी और ये है आपके एल्वुलाई। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितने हैं? 40 mmHg एंड ब्लड में कितने हैं? CO2 40 mm, दोनों 46 mmHg है आपके ब्लड में। और इधर कितने हैं आपके एल्वुलाई में? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg है। और इसका CO2 कितने कितने 52 ml% है ना, और यहाँ पे है 48 ml% है। अब आगे हम बात करते हैं एंट्री ऑफ O2 फ्रॉम आप आपके बॉडी टिश्यू से आपके ब्लड में कैसे जाता है ना। तो आपके आपके ये ब्लड कैपिलरी और इससे आपके बॉडी टिश्यू में कैसे कैसे गया, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 40 mmHg है। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 95 mmHg है और ऑक्सीजन का लेवल कितना है? 19 ml%। और पार्शियल प्रेशर कितने हैं आपके बॉडी टिश्यू में? 40 mmHg है और ऑक्सीजन कितना है? 40 ml% है ना। अब हम आगे बात करेंगे एंट्री ऑफ CO2 फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू बॉडी CO2 से आपके बॉडी टिश्यू में जाएगा, है ना, कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी में। तो सबसे पहले हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? 40 mmHg है ना। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है 40 mmHg है और CO2 कितने हैं? 48 ml% है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पे ये पे कितने हैं टिश्यू में?
46 mmHg और CO2 कितना है 52 ml% है। बस आप ये फिगर आप याद कर लीजिए और इसको एग्जाम में बना सकते हैं। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। यहाँ पे हम इसलिए इतना टाइम नहीं लगाए हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बताना है। अगर बताने बैठेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सो इसको हम शॉर्टकट में ही इसको समझाएं। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन टू वेज है ना। पहला एज सिंपल सॉल्यूशन 3% एंड दूसरा इन कॉम्बिनेशन विद हेमोग्लोबिन 97%। ब्लड वेसल में सबसे पहले क्या हुआ, 3% ऑक्सीजन इसमें रहते हैं एंड 97% एल्वुलाई है ना। और तो ये सब डिजॉल्व इन ब्लड, 3% ऑक्सीजन क्या है ना ब्लड में डिजॉल्व हुआ एंड ऑक्सीजन पर हेमोग्लोबिन मिलके क्या बनाया HbO2 है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल क्या हुआ इंक्रीज किया एंड बॉडी टिश्यू में क्या हुआ 30% बॉडी फ्लूइड होते हैं एंड ऑक्सीजन लेवल होता है। आगे हम बात करेंगे एज सिंपल सॉल्यूशन में ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा and transported. This amount is very less, 0.3 ml O2 by 100 ml of blood is transported by this method in combination with hemoglobin. Oxygen combined with hemoglobin to form oxyhemoglobin. ऑक्सीजन जब हेमोग्लोबिन से मिलता है तो क्या बनता है, हेम ऑक्सीहेमोग्लोबिन बनता है ना। दिस इज द मेन रूट ऑफ O2 transport. The oxyhemoglobin is an unstable compound and easily break down to relax O2 whenever needed. जब ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो होता है अनस्टेबल कंपाउंड होता है और इजीली ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक होता है, ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए जब इसकी जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन कितना 1 mg ऑफ Hb कैन कैरी 1.3 ml ऑफ O2। तो ये आपके एमसीक्यू में आता है, इसको याद करिएगा। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड कितना होता है 100 ml ऑफ ब्लड कैन कैरी 19 ml ऑफ O2। CO2 ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग मेथड। पहला CO2 dissolve in blood plasma 7%, CO2 forming HCO3 minus bicarbonate ion in plasma and RBC 70%, CO2 forming carboxyhemoglobin 23%, CO2 dissolve in plasma. A small amount of CO2 gets dissolved in blood plasma and transported. अब आप इस फिगर को अब बना दीजिएगा एग्जाम में। अब हम बात करते हैं दिस अमाउंट इज अप्रोक्सीमेटली 3 ml ऑफ CO2 बाई 100 ml ऑफ ब्लड। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन फॉर्म ऑफ HCO3 माइनस आयंस है ना। सबसे पहले बात करेंगे मेजर अमाउंट ऑफ CO2 इंटर द ब्लड प्लाज्मा एंड RBC एंड thereby combining with H2O. It form bicarbonate ion and it is transported. Transport of CO2 in form of carboxyhemoglobin. About 23% of CO2 combined with hemoglobin present in RBC to form carboxyhemoglobin and is transported in these ways CO2 plus HB HbCO2 है ना carboxyhemoglobin. Of COHB carboxyhemoglobin is also useful in monitoring the treatment of carbon monoxide poison. अब ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं बट आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्सिया। अब एस्पेक्सिया क्या होता है, एस्पेक्सिया एक ऐसा कंडीशन है इज अ कंडीशन इन विच देयर इज डेफिशिएंट सप्लाई ऑफ O2 टू ब्लड टू बॉडी है ना। इसका मतलब होता है कि आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, एस्पेक्सिया बोलते हैं। अभी ऑक्सीजन लेवल कैसे कम होता है, तो 3 कंडीशन होता है, कुछ कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से एस्पेक्सिया देखा जा सकता है। पहला है स्ट्रैंगुलेशन। अगर आपको कोई स्ट्रैंगुलेशन का मतलब होता है कोई आपका गला घोटता है उसे स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं। हैंगिंग दूसरा फांसी है ना, फांसी अगर कोई उसको फांसी दिया जा रहा है सुसाइड कर रहा है तो उससे देखिएगा उसको ऑक्सीजन लेवल उसके बॉडी का डिक्रीज हो जाता है। तीसरी हम बात करते हैं ड्रॉनिंग मतलब पानी में डूबना। चौथा है चोकिंग, जैसे निगलने से दम घुटता है ना उसको चोकिंग कहते हैं। ये 4 चीजें हैं जिससे एस्फेक्सिया होता है, तो ये 5 मार्क्स में आ सकते हैं। देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज इन एस्फेक्सिया है ना। ये अब एस्फेक्सिया क्या इफेक्ट होते हैं,
पहला है स्टेज ऑफ हाइपरनिया, है ना। ये है, ये मतलब जोर जोर से सांस लेना। दूसरा स्टेज ऑफ कन्वर्जन, 1 मिनट मतलब झटका आना। तीसरा स्टेज ऑफ कोलैप्स, ये 3 मिनट तक होता है। स्टेज ऑफ हाइपरनिया जो होता है 1 मिनट तक होता है। और स्टेज ऑफ कन्वर्जन होता है वो भी 1 मिनट तक होता है। और स्टेज ऑफ कोलैप्स जो होता है 3 मिनट तक होता है। अब स्टेज ऑफ हाइपर जो हाइपरनिया जो है वो कैसे होता है? ब्रीदिंग बिकम डीप एंड रैपिड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ CO2 इन ब्लड, है ना। उससे क्या होगा? डिस्पीनिया होगा। और उससे डिस्पीनिया से क्या होता है? साइनोसिस होता है। आगे हम बात करते हैं स्टेज ऑफ कन्वर्जन क्या होता है। कन्वर्जन आर कंट्रोल इन्वॉल्वेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। आगे हम बात करें मोर डिफिकल्टी इन एक्सपायरेशन, कन्वर्जन विल ऑकर, हार्ट रेट इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, कॉन्सियसनेस इन लॉस्ट। ठीक है। आगे हम बात करेंगे नार्कोसिस। नार्कोसिस क्या होता है? डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू। स्नोरिंग क्या होता है? डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग इन स्लीप। साइनोसिस क्या होता है? ब्लूइश कलरेशन ऑफ बॉडी। एंड हाइपरकोनिया क्या होता है? इंक्रीज CO2 लेवल इन द ब्लड। तो आप ये जो चीजें हैं बस जानिए, बट उतना आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, बस ऐसे जान लीजिए। आगे बात करते हैं स्टेज ऑफ कोलैप्स क्या होता है। स्टेज ऑफ कोलैप्स होता है कन्वर्जन में और मे नॉट डिसअपियर, हार्ट रेट डिक्रीज होता है, बीपी भी डिक्रीज होता है कोलैप्स में। जब कोलैप्स क्या मतलब, जब आप मतलब मूर्छित मूर्छित हो जाते हैं तो क्या होता है? हार्ट रेट डिक्रीज होता है, बीपी होता है कम होता है, ग्रैप्स इन ऑकर विथ स्ट्रेचिंग ऑफ बॉडी एंड प्यूपिल डायलेट हो जाता है, डेथ हो जाती है ना। अब इसमें क्या करेंगे? CPR क्या होता है? CPR होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन, है ना। सब हाइपोक्सिया, इसमें सबसे पहले अब हम हाइपोक्सिया की बात करते हैं। एक हम पढ़े थे क्या? डिस्पेक्सिया, दूसरा है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया इज डिफाइंड एज रिड्यूस O2 अवेलेबिलिटी टू द बॉडी टिश्यू। हाइपोक्सिया डिक्रीज अमाउंट टू टिश्यू। एंड एस्पेक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया प्लस इंक्रीज CO2 प्लस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज। क्या क्या? पहला हाइपोक्सिया और इंक्रीज CO2 बढ़ रहा है, और ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो रहा है किसमें? एयरवे पाथवे में जो आपके सांस जहाँ से ले रहे हैं उसमें आपको क्या होगा? ट्रैकिया में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, वही है स्पेक्सिया। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे फैक्टर, कौन कौन सा फैक्टर है जो कि कॉज करता है हाइपोक्सिया को। तो डिक्रीज प्रेशर ऑफ O2, है ना, उसको हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया कहते हैं। और डिक्रीज O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, एनेमिक हाइपोक्सिया कहते हैं। तीसरा वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, उसको स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया कहते हैं। और डिक्रीज यूज ऑफ O2 बाय बॉडी टिश्यू क्या बोलते हैं? साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया कहते हैं। तो हम एग्जाम्स में अगर आता है स्पेक्सिया और हाइपोक्सिया, तो आप स्पेक्सिया होता क्या है, उसके कैसे क्या किस कंडीशन में हम देख सकते हैं वो लिख दीजिएगा। और आप इसके स्टेजेस लिख सकते हैं, है ना, बस उसके स्टेजेस ऑफ हाइपरनिया, कन्वर्जन, ये सब लिख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, ये नहीं नहीं भी लिखने चलेगा। अब हम बात करते हैं वही हाइपोक्सिया में बता दिए। अब हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया क्या होता है? इन दिस इस कंडीशन में देयर इज अ डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लेवल, कम हो जाता है ना, बॉडी टिश्यू में, बिकॉज द रिक्वायर्ड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द नॉर्मल ऑफ हाई एल्टीट्यूड हाइड्रोथोरिक्स। एनेमिक हाइपोक्सिया क्या होता है? इन दिस कंडीशन देयर इज डिक्रीज अमाउंट ऑफ O2 सप्लाई बॉडी टिश्यू बिकॉज ब्लड कैन नॉट कैरी प्रॉपर अमाउंट ऑफ O2। एग्जांपल एनीमिया, डिक्रीज हेमोग्लोबिन, डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन। आगे हम बात करते हैं स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया क्या होता है। इन दिस कंडीशन देयर इज decrease amount of blood supply to the body tissue because the speed of blood flow is slower than normal. Example: hemorrhage, surgical shock, embolism, hypovolemia, and thrombosis. Cytotoxic hypoxia and histotoxic. In this condition, there is decreased amount of oxygen supply to the body. इस कंडीशन में क्या होता है? बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाता है ना, बिकॉज द बॉडी टिश्यू आर अनेबल टू रिसीव O2 properly, है ना। एग्जाम्पल क्या होता है? साइनाइड पॉइजनिंग। इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया क्या होता है? इफेक्ट ऑन किडनी, ड्यू टू हाइपोक्सिया द किडनी गेट स्टिमुलेटेड एंड सिक्रेटेड इरिथ्रोपोइटिन।
Erythropoietin will cause increase in number of RBC, रेटिक्यूलोसाइट का मतलब होता है इमेच्योर आरबीसी, है ना. इफेक्ट ऑफ सीवीसी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. ड्यू टू hypoxia there is initial increase in HR and BP which decrease later on. Effect on respiratory system. Due to hypoxia the respiratory rate initially which decrease later on. इफेक्ट ऑन जीआईटी में क्या इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू हाइपोक्सिया कारण देयर इज लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगती है, नोजिया एंड वोमिटिंग होता है ना. इफेक्ट ऑन सीएनएस पे क्या इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू हाइपोक्सिया देयर इज अ डिप्रेशन, पर्सन बिकम apathic, all tempered, ill tempered and disorientation, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, आगे हम बात करते हैं एबीजी. इसके ये क्या है एबीजी, आर्टियल ब्लड, आर्टियल ब्लड गैस एंड पल्स ऑक्सीमेट्री, है ना. ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आगे हम बात करते हैं न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन. द पैटर्न रेट रिदम ऑफ रिस्पायरेशन इज रेगुलेटेड बाय टू मैकेनिज्म. कैसे मतलब ये रेगुलेट करता है नर्वस मैकेनिज्म एंड केमिकल मैकेनिज्म. नर्वस मैकेनिज्म क्या होता है द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द रिस्पायरेशन बाय पहला रिस्पायरेटरी सेंटर, एफरेंट नर्व एंड इफरेंट नर्व, है ना. आगे हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी सेंटर क्या होता है. रिस्पायरेटरी सेंटर आर सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लंगाटा एंड जिसमें होते हैं डोर्सल न्यूरॉन एंड वेंट्रल न्यूरॉन. और पॉन्स, पॉन्स में क्या होता है क्या क्या आता है ब्रेनस्टेम, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एंड ऑटो एंड न्यूटॉक्सिक सेंटर. पॉन्स एंड मेडुला, आप इस फिगर को छोड़ सकते हैं. आगे हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी सेंटर की, उसके लोकेशन और उसके फंक्शन की, है ना. सबसे पहले न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या होता है, उसमें क्या होता है लोकेशन कहाँ है पॉन्स में. ये क्या करता है डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ रिस्पायरेशन इंस्पायरेशन. दूसरा है एपी न्यूस्टिक सेंटर में, इसके लोकेशन है पॉन्स, है ना, लोअर पॉन्स. एंड ये इंक्रीज करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन. डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, है ना, इसका लोकेशन है मेडुला ऑब्लंगाटा, फंक्शन इंस्पायरेशन, है ना, इंस्पायरेटरी सेंटर. वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या है मेडुला ऑब्लंगाटा, एक्सपायरेशन, एफरेंट नर्व. एफरेंट नर्व कैसे ब्रेन से लग जाता है कैसे फ्रेनिक नर्व एंड इंटरकॉस्टल नर्व फाइबर. बस आपको नाम याद रखना है, फ्रेनिक नर्व होता है और इंटरकॉस्टल नर्व फाइबर होता है. ये कहाँ से कहाँ तक जाता है ब्रेन से डायफ्राम. एंड इंटरकॉस्टल नर्व फाइबर कहाँ से कहाँ तक जाता है ब्रेन से इंटरकॉस्टल मसल तक जाता है. इफरेंट नर्व कहाँ से कहाँ तक जाता है लंग से ब्रेन तक जाता है. सबसे पहले इसमें आता है ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व, है ना, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रेन. और वेगस नर्व कहाँ से कहाँ तक जाता है लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ब्रेन तक जाता है. इंस्पायरेशन टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकंड होता है और एक्सपायरेशन टाइम पीरियड होता है 3 सेकंड होता है. केमिकल कंट्रोल मैकेनिज्म. सेंट्रल कीमो रिसेप्टर मेडुला ओब्लंगाटा एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होता है हार्ट. वर्क इज टेकिंग रीडिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब क्या बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन में हम बात करते हैं. द opunistic center of situated in pons stimulate the dorsal group of neurons present in medulla oblongata to begin inspiration. Dorsal group of neurons then send impulse through the phrenic nerve to diaphragm and through intercostal nerve and external intercostal muscle to begin inspiration. Normal inspiration takes place about 2 seconds. तो आप इसको नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, इसका फ्लो चार्ट आप बस देख लीजिएगा, फ्लो चार्ट भी बना दीजिएगा एग्जाम में तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे. पॉन्स, है ना, क्या क्या हुआ पॉन्स से कहाँ गया एप्यूनेस्टिक सेंटर से डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन एंड मेडुला ऑब्लंगाटा से भी डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन में जाता है. डोर्सल ग्रुप न्यूरॉन दो टाइप्स में ये डिवाइड होते हैं फ्रेनिक नर्व एंड इंटरकॉस्टल नर्व. एंड फ्रेनिक नर्व डायफ्राम पे जाता है और इंटरकॉस्टल नर्व जो होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में जाता है. फिर क्या होता है इंस्पायरेशन होती है. तो आप इसके फ्लो चार्ट से भी इसको याद कर सकते हैं. प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन क्या होता है following inspiration as the lungs get sufficient oxygen impulse are sent to pneumotoxic center
via glossopharyngeal and vagus nerve to stop inspiration. The pneumotoxic center closes the aponostic center, which further closes the dorsal group of neuron. As soon as the dorsal gap of neuron stop their function, the ventral group of neurons start functioning to begin expiration. Normal expiration takes about 3 seconds. अब इसके फ्लो चार्ट से समझते हैं. Following the inspiration, the lungs get filled with sufficient oxygen. Signals are sent to the pneumotoxic center via glossopharyngeal and vagus nerve. अब इसके फ्लो चार्ट से याद कर सकते हैं. एंड फिर क्या हुआ? Pneumotoxic center closes the aponeustic center and apneustic center क्या करता है? Turn closes the dorsal group of neuron and the ventral group of neuron gets activated and expiration occur. है ना. इसकी टाइमिंग लिमिट कितनी होती है? 3 सेकेंड होती है. आगे चलते हैं. अब हम बात करें केमिकल कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन क्या होता है. इट इज़ कैरिड बाय कीमो रिसेप्टर विच आर दो टाइप का होता है. सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर. Central chemoreceptor are located in medulla oblongata and peripheral chemoreceptor are located in heart. As carotid body, base of carotid sinus, aortic body, base of arc of aorta. Function of central chemoreceptor. It is present in medulla oblongata and monitor the level of CO2 present in cerebrospinal fluid. If the level of CO2 increases in CSF, cerebrospinal fluid, those chemoreceptor get activated and send signal to aponeustic center to increase the rate of respiration. As the respiratory rate increases, the excess CO2 is thrown out of the body. Function of peripheral chemoreceptor. The chemoreceptor present in the heart and monitor the level of CO2 present in the blood. If the CO2 level increases in blood, this receptor get activated and send signal to the respiratory center to इंक्रीज द रेट ऑफ रिस्पायरेशन. है ना. आगे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन की. आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन क्या होता है ना. आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन होता है रिक्वायर्ड इन केस व्हेन देयर इज अ अरेस्ट ऑफ रिस्पायरेशन विदाउट कार्डिक फेल्यूर. RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. दूसरा ड्रॉनिंग, गैस पॉइजनिंग, इलेक्ट्रिक शॉक, एनेस्थेसिया. मेथड ऑफ एयर. मैनुअल मेथड ऑफ एयर. इसके बेनिफिट्स क्या है. मैनुअल मेथड कैन बी अप्लाइड ऑन एनी फ्लैट सरफेस. नो नीड टू स्पेशलाइज इक्विपमेंट. इजी टू एडमिनिस्टर. कैन बी लाइफ सेविंग इन केस ऑफ इमरजेंसी. है ना. आगे हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर क्या है. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये सब पता है. पेशेंट शुड बी इन द एरिया ऑफ क्लीन एरिया एंड नोज, थ्रोट एंड चेस्ट आर पेशेंट शुड बी इरेक्ट प्लेन. आगे हम इसका प्रोसीजर पे बात करते हैं. द माउथ ऑफ पेशेंट इज ओपन बाय गिविंग प्रेशर बाय थंब. नोज ऑफ पेशेंट इन क्लोज बाय यूजिंग इंडेक्स एंड थंब. एयर इज फोर्सफुली पुश्ड इन द माउथ ऑफ पेशेंट बाय यूजिंग माउथ टू माउथ मेथड. है ना. द लंग्स ऑफ पेशेंट इन्फ्लेट मतलब फूलना. एज द एयर गैस इनसाइड goes inside the level of patient. Allow the air of comes out of its on its own as the lungs will rapid. क्या होता है. lungs क्या होता है. रिकेड होता है. This procedure can be done 12 to 14 times per minute. This procedure should be done until normal respiration is established. अब डीमर्टिस क्या कहते हैं. चेंजेस ऑफ infection not accepted socially. है ना. मैकेनिकल मेथड ऑफ एयर क्या होता है. कॉमनली यूज इन इंस्ट्रूमेंट. गैस मास्क, अम्बू बैग. अम्बू बैग का होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट. ET ट्यूब, इंडोट्रैकियल ट्यूब, लैरिंजियोस्कोप एंड वेंटिलेटर. इसके प्रोसीजर यूजिंग गैस मास्क. आप इसको पढ़ लीजिएगा. ठीक है. अलग अलग ये. अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट. पहला क्या है. लंग वॉल्यूम, लंग कैपेसिटी, लंग और लंग्स वॉल्यूम पहले बात करते हैं. लंग्स वॉल्यूम क्या होता है. अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आर डिफरेंट कंडीशन. लंग्स वॉल्यूम जो होता है 4 टाइप से होता है. टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम. ये सब आपने 12 में पढ़ा होगा. बट इसका वो आता है वॉल्यूम वैल्यू आते हैं MCQs में. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है. टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर
ब्रीथ इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन। इसका वो ये क्या होता है, 500 ml होता है वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, IRV। IRV द एडिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल सांस लेना और कितना एयर अंदर खींच सकते हैं, है ना, ये आपकी क्या है, IRV है। इसकी वॉल्यूम कितनी है, 3300 ml, है ना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, ERV इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। इसकी वॉल्यूम कितनी है, 1000 ml। अब रेसिडुअल RV रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, RV इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेनिंग इनसाइड द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। इसकी वॉल्यूम कितनी है, 1200 ml। तो आप इसके वॉल्यूम्स याद करिएगा, ये MCQs में पूछते हैं। आगे हम लंग्स बात करेंगे, लंग्स कैपेसिटी की, है ना। लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, लंग्स कैपेसिटी आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लंग्स वॉल्यूम। लंग्स कैपेसिटी है ना 4 इन नंबर। पहला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC, वाइटल कैपेसिटी FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की, IC, है ना। IC क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो IC कैसे निकलता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। तो टाइडल वॉल्यूम 500 प्लस 3300 ऑन टोटल इसका हो गया 3800 ml, ठीक है। तो आप इसके वॉल्यूम को याद करिएगा, ये सब MCQs में पूछते हैं, तो हम इस पे नहीं जाएंगे, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, वैसे बात से आप तो 12 में आपने पढ़ा ही होगा। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है ना, इस 600 ml होते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है 2200 ml होता है। तो ये आपका रिस्पायरेशन से ये चैप्टर आपका आएगा। अब हम बात करते हैं आपका नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो आप इसमें वही है, आपको इम्पॉर्टेंट है आपका वेंटिलेशन और डेड स्पेस और लंग्स फंक्शन टेस्ट, ये तीनों आप देख लीजिएगा। हम आगे बात करते हैं, और ये वही एस्पेक्सिया और हाइपोक्सिया सब है, एसिड बेस बैलेंस और इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, है ना। आगे हम बात करेंगे नर्वस पे। नर्वस सिस्टम में हम क्या क्या बात करते हैं, जनरल नर्व इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, मैकेनिज्म एंड प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, फिजियोलॉजी ऑफ CNS, PNS, ANS एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्वस सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ स्पेशल सेंसेस एंड इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग, मोटिवेशन, फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप एंड ड्रीम्स एंड EEG, फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच एंड आर्टिकुलेशन, फिजियोलॉजी ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन। तो आपको इम्पॉर्टेंट इसमें क्या क्या है, CNS ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका इसमें स्लीप एंड ड्रीम इम्पॉर्टेंट है आपका, इसमें स्पीच एंड आर्टिकुलेशन पूछ सकता है, बट एक बार देख लीजिएगा। जनरल इंट्रोडक्शन ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, और EEG ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको पढ़ के जा सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हम देखने जाए, ऐसे हम पढ़ाएंगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो जो आपका इम्पॉर्टेंट है हम उस पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे ये भी आप पढ़ लीजिएगा, व्हेन द नर्व्स आर रिसीव द स्टिमुलस, है ना। रिपोलराइजेशन क्या होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा। हाइपर बाइपोलराइजेशन क्या होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। फिजियोलॉजी ऑफ केमिकल साइनेप्स, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है ना, डेफिनेशन, क्राइटेरिया, क्लासिफिकेशन, फ्यू इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, एक्साइटेटरी होता है, इनहिबिटरी होता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर हम बताने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है हम बस उस पर ही फोकस करेंगे।
ये सब आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा। एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। क्रैनियल आएगा ना, क्रैनियल नर्व, तो इसका नाम आप याद कर लीजिएगा। कितने क्रैनियल नर्व्स होते हैं आप ये मत नहीं भी याद करना चाहिए, लेकिन क्रैनियल नर्व्स कितने होते हैं ये याद कर लीजिएगा आप, है ना। ये फिजियोलॉजी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये देख लीजिएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कितने होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एफरेंट, ईफरेंट, है ना, सिंपैथेटिक और एटोनॉमिक। एएनएस कितने क्या होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक। तो आप इसको ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पीएनएस क्या होता है ना। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंपोज ऑफ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व एंड 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। स्पाइनल नर्व कितने होते हैं, 31 पेयर, है ना। कैसे याद करोगे, सर्वाइकल 8, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 एंड कॉक्सियल 1। C7 होता है, ये 8 नहीं होगा, 7 होता है। C7, T12, L5, S5 एंड कॉक्सियल 1। तो ये कितने 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व, है ना। अब हम पढ़ेंगे क्रैनियल नर्व। टोटल कितने होते हैं, 12 क्रैनियल नर्व होते हैं। तो ये आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्रैनियल नर्व जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको याद कैसे करेंगे, ये 12 पेयर होता है ना, तो कैसे याद करेंगे, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, है ना, टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट अ हेवन, ठीक है। अब है ओ मीन्स ऑल्फैक्ट्री एंड ओ मीन्स ऑप्टिक नर्व, फिर है ऑक्यूलोमोटर, है ना। ओ से पहले ओ से क्या आएगा, ऑल्फैक्ट्री नर्व, फिर ओ से आएगा ऑप्टिक नर्व, फिर ओ से आएगा तीसरे ऑल्फैक्ट्री नर्व, है ना। ओ टू टच, टू से क्या आएगा, ट्रॉक्लियर नर्व, फिर टच से क्या आएगा, ट्राइजेमिनल नर्व, एंड से आएगा एब्ड्यूसेंस नर्व, फील से आएगा फेशियल नर्व, एंड वेरी से आएगा वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, एंड गुड से आएगा ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, वेलवेट से आएगा वेगस नर्व, एंड आ से आएगा एसेसरी नर्व, एंड हेवन से आएगा हाइपोग्लॉसल नर्व। जैसे होता है ना, किसी भी हम लोग वेलवेट को टच करते क्या सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है, तो वही वो ट्रिक बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे हम अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा सेंसरी है, इसमें कौन सा मिक्स्ड है, और है ना कौन सा मोटर है। तो इसको याद करने का क्या ट्रिक है, इसका याद करने का ट्रिक है 1 2 8 से कहो, 8 से कहो, 5 7 9 10 को मिक्स्ड करे, है ना, बाद बाकी मोटर, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, मतलब 1 2 8 है ना, क्या क्या है, 1 2 ऑल फैक्ट्री नर्व एंड ऑप्टिक नर्व। तो 1 2 8 क्या है, सेंसरी है, और आप तुम्हारा मिक्स्ड क्या है, 5 7 9 10 ये मिक्स्ड है, और जो बचे जो इनके अलावा जो बची है वो क्या है, सब मोटर है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेंगे, 1 2 8 से कहो, 5 7 9 10 को मिक्स्ड करे, बाकी मोटर, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे, कौन सा मिक्स्ड है, कौन सा सेंसरी और कौन सा मोटर है। तो इसको ऐसे याद करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल, अब हम जिसको जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट करते हैं।
स्पाइनल नर्व क्या होता है? स्पाइनल नर्व आर द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पेसिफिक बॉडी पार्ट एरिया. इसके ओरिजिन है स्पाइनल कॉर्ड कम्स आउट द वर्टिब्रल कॉलम थ्रू इंटर वर्टिब्रल फॉर्मेन, है ना. इसके स्ट्रक्चर देख लीजिएगा. स्पाइनल नर्व ऑरिजिनेट करता है डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट से. स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट होता है सेंसरी इन नेचर एंड वेंट्रल रूट होता है मोटर इन नेचर. इसके फाइबर्स कहाँ से आते हैं? फ्रॉम डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट meet with each other at level of intervertebral column to form the spinal nerve. ठीक है. At the level of intervertebral foramen the nerve fiber from the dorsal and ventral root foramen है intervertebral foramen. सॉरी मैंने गलती से फोरामीन बोल दिया, ये फोरामीन है ना. मीट ईच अदर एंड देन डिवाइड अगेन टू फॉर्म डॉर्सल रेमस एंड वेंट्रल रेमस. ठीक है. एट द डॉर्सल एंड वेंट्रल रेमाई बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन द स्पाइनल नर्व को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड नर्व, है ना. अब हम आगे बात करें डॉर्सल रेमस क्या होता है. डॉर्सल रेमस क्या करता है? प्रोवाइड करता है नर्व सप्लाई को डीप मसल और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी को, है ना. ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मिंग अ नैरो स्ट्रिप लाइक एरिया फॉर ईच नर्व, और क्या करता है? नर्व सप्लाई करता है रिस्पेक्टिव एरिया में, है ना. वेंट्रल रेमस क्या होता है? वेंट्रल रेमाई क्या करता है? स्पाइनल नर्व होता है और एक्सेप्ट किसको छोड़ के? T2 और T2 से T12 को छोड़ के क्या बनाता है? फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ नर्व कॉल्ड प्लेक्सस. आगे हम बात करते हैं प्लेक्सस में क्या क्या आता है. सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रैंकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस एंड कॉक्सियल प्लेक्सस. आगे हम बात करते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस की. किससे बना होता है? रूट ऑफ एंटीरियर एमायो C1 C2 से C5 तक बनता है. एंड इसकी नर्व सप्लाई है हेड नेक एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर एंड चेस्ट. ब्रैकियल प्लेक्सस किससे बना होता है? रूट ऑफ एंटीरियर एमायो C5 से T1. एंड इंपॉर्टेंट नर्व कौन? मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व. नर्व सप्लाई कैसे करता है? शोल्डर से अपर लिम्स एरिया. ठीक है. लंबर प्लेक्सस किससे बना होता है? एंटीरियर एमायो L1 से L4 तक. एंड मेन नर्व होता है फीमोरल नर्व एंड ऑब्टूरेटर नर्व. नर्व सप्लाई करता है एंटेरोलैटरल, एब्डोमिनल वॉल, एक्सटर्नल जेनाइटल एंड पार्ट्स ऑफ लोअर लिम्स, है ना. सैक्रल प्लेक्सस में क्या किससे बना होता है? L4 से S4 तक बना होता है. इंपॉर्टेंट नर्व कौन कौन से हैं? सियाटिका नर्व, प्यूडेंडल नर्व एंड ग्लूटियल नर्व. नर्व सप्लाई, है ना, बटक, पेरिनियम, लोअर लिम. कॉक्सियल प्लेक्सस में क्या कहता है? किससे बना होता है? S4 एंड S5. एंटीरियर एमाई ऑफ S4 एंड S5. नर्व सप्लाई होता है स्मॉल एरिया ऑफ स्किन इन कॉक्सियल पार्ट. आगे हम बात करते हैं इंटरकॉस्टल नर्व में. एंटीरियर एमाई ऑफ T2 से T12, है ना. डू नॉट फॉर्म प्लेक्सस एंड कॉल इंटरकॉस्टल नर्व. एंड T2 क्या करता है? नर्व सप्लाई करता है एक्जिला को एंड पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ आर्म. एंड T3 से T6 इंटरकॉस्टल मसल प्लस एंटीरियर एंड लैटरल चेस्ट वॉल. T7 से T12 इंटरकॉस्टल मसल होता है एंड एब्डोमिनल मसल एंड स्किन्स. आगे हम क्रेनियल नर्व की बात करेंगे. वही 12 क्रेनियल नर्व. तो हम सब ऑल फैक्ट्री हम लोग 12 पढ़े थे ना. और सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल फैक्ट्री. तो इसके टाइप्स क्या हैं? सेंसरी. इसका फंक्शन क्या होता है? स्मेल. इसके फंक्शन बस आपको याद करना है. टाइप्स कैसे? टाइप्स तो मैंने बता दी ट्रिक से. 1 to 8 से कहो, 5 7 9 को मिक्स करें और बाद बाकी मोटर. तो ये आप इसके टाइप्स आप उसके ट्रिक से याद कर सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले बात करेंगे ऑल फैक्ट्री, है ना. इसके टाइप, इसमें फंक्शन क्या है? स्मेल करता है. ऑरिजिन क्या होता है? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर नर्व सेल, है ना. ओपनिंग ऑफ 33 स्कल, क्रीबीफॉर्म प्लेट ऑफ इथ्यूम्स. ठीक है. और ऑप्टिक क्या होता है? ये सेंसरी होता है. इसके फंक्शन विजन है, बैक ऑफ आई बॉल है, ऑप्टिक कैनाल है. और क्यूमुलो मोटर क्या होता है? मोटर है, रेजेस अपर आईलिड, आई बॉल मूवमेंट करता है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करता है ना. ऑक्यूलो मोटर. इसके ओरिजिन अब एक ये MCQs में आते हैं कि आपके नंबर 8 क्रेनियल नर्व बताइए क्या होता है. तो ये सब 7 पे कौन सा ये आता है क्रेनियल नर्व. तो आप इसको ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं. हम ऑक्यूलोमोटर का हम ऑरिजिन में बात कर रहे थे. एंटीरियर सरफेस ऑफ मिड ब्रेन एंड इसके ओपनिंग ऑफ 33 स्कल में क्या होता है? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होते हैं. ट्रॉक्लियर का ये क्या होता है? मोटर होता है. और इसके फंक्शन होते हैं आई बॉल डाउन एंड लेटरल टर्निंग पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिड ब्रेन. एंड फिर सुपीरियर इसका ये सेम होता है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होते हैं. ट्राइजेमिनल. ठीक है. ट्राइजेमिनल अब एबड्यूसेंट्स. अब इसको पढ़ लीजिएगा खुद से. ठीक है. V1 ऑप्थेल्मिक, ये सेंसरी होता है. सेंसरी फंक्शन ऑफ कॉर्निया, फॉरहेड, स्किन, स्कैल्प, आईलिड, नोज,
पैरानेजल साइनस। ओरिजिन क्या होता है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ पॉन्स, ओपनिंग होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फेसर। V2 मैक्सिलरी सेंसरी फंक्शन ऑफ फिश ओवर मैक्सिला, अपर लोअर जॉ टीथ, म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ नोज पैलेट। Origin anterior aspect of pons, opening foramen oval, V3 mandibular mixed, है ना। मोटर होते हैं, मोटर इसके फंक्शन क्या होता है, मसल ऑफ मेस्टिकेशन, मायोहायोइड, एंटीरियर वैली ऑफ डाइजेस्टिक एंड टेंसर वैली और पैलेटाइन एंड टेंसर टिम्पैनी। आगे हम बात करते हैं सेंसरी की। इसके फंक्शन होते हैं स्किन ऑफ चिक, स्किन ओवर मैंडिबल एंड साइड ऑफ हेड, टीथ एंड लोअर जॉ ऑफ TMJ, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग। ओरिजिन होता है इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ पॉन्स, ओपनिंग होते हैं फोरामेंट पॉन्ट्रम। हम फेशियल नर्व 7 पे बात करेंगे, है ना। ये सिक मिक्सड होते हैं, सेंसरी होते हैं। और सेंसरी एक्सॉन फ्रॉम टेस्ट बड ऑफ टंग एंटीरियर 2/3, मसल ऑफ फेस एंड स्कैल्प स्किन इन ईयर कैनाल इन मोटर arises from pons and control contraction of facial muscle, styloid staphylos. It also acts as parasympathetic nerve and supplies lacrimal gland and nasal gland, palatine gland, sublingual and submandibular gland, है ना। वेस्टिबुलर कॉक्लियर जो 8 पे आता है ना, इसके दो ये हैं ब्रांच, पहला है वेस्टिबुलर ब्रांच और दूसरा है कॉक्लियर ब्रांच। ये अराइज होता है सेमी आर्कुलर कैनाल से और सेक्यूल यूट्रिकल ऑफ इनर ईयर से। और कॉक्लियर ब्रांच होता है अराइज फ्रॉम ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। वेस्टिबुलर गैंग्लियन से क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये अराइज होता है स्पाइरल गैंग्लियन से, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और इम्पल्स ऑफ हियरिंग हम सुन सकते हैं, इम्पल्स ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम। अब ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व होता है, मिक्स्ड होते हैं। ये कैसे मिक्स का मतलब होता है, इसमें सेंसरी और मोटर दोनों आता है। तो इस सेंसरी में कैसे आता है, टेस्ट बड ऑफ पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, सॉलोइंग मसल एंड सुपीरियर एंड इन्फीरियर गैंग्लिया। फिर इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा एराइजेज एट द मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर पैरोटिड ग्लैंड, इसमें सलाइवा सिक्रेशन होता है, उस पर काम करता है। अब हम वेगस नर्व पे काम की बात करेंगे। ये भी मिक्स्ड होता है, मिक्स का मतलब इसमें सेंसरी और मोटर दोनों आते हैं। तो सेंसरी है, ये अराइज होता है स्किन एंड एक्सटर्नल ईयर से। फिर टेस्ट बर्ड्स ऑफ एपिग्लॉटिस एंड फेरिंग्स, नेक एंड थ्रॉट, आर्क ऑफ एओर्टा, मोस्ट थोरेसिक एब्डोमिनल ऑर्गन, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स। इसके मोटर्स में क्या होते हैं, अराइज फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा, मसल ऑफ फेरिंग्स, लैरिंग्स, सॉफ्ट पैलेट यूज्ड इन सॉलोइंग एंड वोकलाइजेशन, है ना। ऑल्सो एक्ट एज पारासिम्पैथेटिक नर्व, सप्लाई होता है लंग्स, हार्ट, जीआईटी, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसोफेगस, स्टोमक, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्सेसरी नर्व जो 9 पे आते हैं, अराइज होता है फर्स्ट 5 क्रेनियल स्पाइनल नर्व C1 से C5, कैरीज इम्पल्स टू स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड एंड हेड मूवमेंट कोऑर्डिनेशन। हाइपोग्लॉसल नर्व arise from the hypoglossal nuclei in medulla oblongata and impulse from speech plus swallowing. फिजियोलॉजी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या क्या आते हैं, ब्रेन आते हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। CNS क्या होता है, रिसीव करता है, इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट इन्फ्लुएंस एक्टिविटी ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। CNS 2 टाइप का होता है, अब इसमें ब्रेन आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। तो आप इसका टेबल चार्ट बना करके आप इसको समझा सकते हैं, है ना। CNS में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाइएगा। CNS फोरहेड आते हैं, मिड ब्रेन आते हैं एंड हाइंड ब्रेन आते हैं, ठीक है। प्रोसेफ्लॉन आता है, मिसेनसेफ्लॉन्स आता है एंड रोम्बोसेफ्लॉन आता है। फॉरब्रेन, अभी ये जो होता है फॉरब्रेन 2 टाइप्स होते हैं, टेलीसेफ्लॉन और डाइसेफ्लॉन, है ना। इसमें आता है सेरेब्रल एंड हेमिस्फेयर। डाइसेफ्लॉन में आता है थाइमस, हाइपोथैलेमस एंड एपीथैलेमस एंड सबथैलेमस। एंड ब्रेन मिड ब्रेन में आता है टैक्टम, टैग्नेटम, सेरेब्रल एडिक्वेट, ठीक है। अब हम हैंड ब्रेन में आता है 3, सेरेब्लम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पे चार्ट याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स
पहले हम बात करें सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, इसको पैलिडियम भी कहते हैं। दो टाइप के, कंसिस्ट ऑफ टू हेमिस्फीयर, है ना। सेरेब्रल कॉर्टेक्स डिवाइड होता है 4 लोब्स में, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब। आप इस फिगर को देख लीजिएगा, अगर बनाते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। अब फंक्शन क्या करता है ये, जो फंक्शन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो आप ये फिगर आप देख लीजिएगा। फ्रंटल लोब क्या करता है, फ्रंटल लोब एक्सटेंड करता है फ्रंटल पोल टू कंट्रोल सल्कस एंड बिलो द लैटिस सल्कस, है ना। फ्रंटल लोब प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर एंटेरियरली, है ना। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, प्री से सेंट्रल कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर, प्री मोटर। प्राइमरी मोटर क्या होता है, कंसर्न विथ इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट एंड स्पीच, सेंटर ऑफ फॉर वॉलंटरी मूवमेंट। प्री मोटर एरिया कंट्रोल एंड postural movement by sending signal to axial muscle movement of the eyeball. Broca area, area 44 to 45. Broca area is motor area फॉर स्पीच, है ना। ये समझिएगा, ब्रोका एरिया क्या होता है, मोटर एरिया फॉर स्पीच। इट प्रेजेंट इन लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ राइट हैंडेड पर्सन एंड वाइस वर्सा। ब्रोका एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ टंग एंड लिप लैरिंग्स। Prefrontal cortex, center for higher function, example emotion, learning, memory, social behavior. Center for planned action, and ये एरिया सीट ऑफ इंटेलिजेंस को, इसको भी क्या बोलते हैं, सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं इसको, ठीक है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को। ऑरिजिन ऑफ माइंड क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस इमोशन चेंज। पैराइटल लोब क्या होता है, पैराइटल लोब एक्सटेंड करता है सेंट्रल सल्कस एंड मर्ज बिहाइंड विथ ऑसिपिटल लोब बिलो with temporal lobe. Main function area of parietal lobe is somatosensory area. Somatosensory area क्या होता है, ये कंसर्न करता है perception of touch, pressure, pain, temperature, send sensory feedback to promote area, movement of eyeball and head, discrimination of intensity, similarities and dissimilarity between different stimuli. आगे हम बात करेंगे टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल 3 टाइप के में काम करता है, प्राइमरी ऑडिटरी सियाटिक एरिया फॉर इक्विलिब्रियम, है ना। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया क्या होता है, परसेप्शन ऑफ ऑडिटरी इम्पल्स, एनालिसिस ऑफ पिच ऑफ साउंड, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेंसिटी एंड सोर्स ऑफ साउंड। अब वर्निक एरिया क्या होता है, कॉन्टेन मोर न्यूरॉन इन्वॉल्व इन comprehension of speech, located in posterior 1/3 of the temporal lobe. Auditory sciatic psychic area क्या होता है, concerned with है ना interpretation and auditory and sensation of with वर्निक्स एरिया, है ना। एरिया ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रेजेंट इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर टेम्पोरल एरिया, मेंटेन करता है किसको, इक्विलिब्रियम को। सेंसेशन ऑफ दिस एरिया क्या कॉज करता है, डिजीनेस, फॉलिंग एंड फीलिंग ऑफ रोटेशन, ठीक है। आगे हम बात करेंगे ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब को क्या बोलते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं। प्राइमरी विजुअल एरिया क्या होता है, परसेप्शन ऑफ विजुअल इम्पल्स, विजुअल एसोसिएशन एरिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल इम्पल्सेस। ऑसिपिटल आई लीड होता है मूवमेंट ऑफ आई। आगे हम फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन पढ़ेंगे। मिड ब्रेन ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, ये बैलेंस करता है राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन को, है ना। ऑप्टिमम ब्रेन फंक्शन टू बी एंड कैन बी अचीव। ये क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है रिस्पॉन्स को जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, एंड रेगुलेट बॉडी एक्शन टू दोज रिस्पॉन्सेज, है ना। आगे बात करेंगे रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, कॉन्शियस रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए, और एक्ट एज रिले स्टेशन फॉर ऑडिटरी एंड विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए एक्ट करता है। एंड कंट्रोल क्या करता है, रेगुलेट डोपामिन प्रोडक्शन को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है ना। आगे हम बात करते हैं टैगमेटम, कॉन्शियसनेस, सुपीरियर कॉलिकस विजन, इंफीरियर कॉलिकस हियरिंग एंड सेरेब्रल पेड्यूलर मोटर फंक्शन। रेड न्यूसेलस क्या होता है, मोटर फंक्शन में हेल्प करता है, एंड सब टैंट्रे निग्रा मोटर फंक्शन में हेल्प करता है ना। फंक्शन ऑफ हाइंड ब्रेन, ये होता है पहला अब हम हाइंड ब्रेन में सबसे पहले हम बात करते हैं सेरेबेलम की। सेरेबेलम क्या करते हैं, इसको लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। ये सिचुएटेड होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। ये पार्ट है किसका, हाइंड ब्रेन का। फंक्शनल डिवीजन ऑफ सेरेबेलम, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सेरेबेलम जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, वेस्टिब्यूलो सेरेबेलम, सुपीरो सेरेबेलम, स्पाइरो सेरेबेलम एंड सेरेब्रो सेरेबेलम, है ना। अब हम आगे बात, ये आप इसका फिगर बता दीजिएगा।
बस आगे हम बात करेंगे वेस्टिब्यूलो सेरेब्रम क्या होता है, रेगुलेट करता है बॉडी बैलेंस को, रेगुलेट करता है आई मूवमेंट को, रेट एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन एडवांस है ना, कैलकुलेट करता है। स्पाइनो सेरेब्रम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है स्मूथ कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स को, स्टॉप करता है मूवमेंट्स व्हेन नीडेड, बैलिस्टिक मूवमेंट है ना कंट्रोल करते हैं, एग्जांपल टाइपिंग है ना, ये बैलिस्टिक मूवमेंट है। एंड सेरेब्रम क्या होता है, प्लानिंग का वो होता है, प्लानिंग ऑफ स्पेशल मूवमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ फंक्शन एंड प्लानिंग ऑफ मूवमेंट अबाउट टू ऑकर है ना। सेरेब्रम कोऑर्डिनेट करता है वॉलंटरी मूवमेंट एज पोस्चर, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन स्पीच। अब पॉन्स की बात करेंगे। पॉन्स में सबसे फंक्शन में रिले स्टेशन है। पॉन्स इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। पॉन्स है ना। ऑरिजिन की क्या है, क्रेनियल नर्व की, क्रेनियल नर्व 5th, क्रेनियल नर्व 6, 7 एंड 8, ट्राइजेमिनल नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व, फेशियल नर्व एंड वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। ये आप याद करके ही जाइएगा। इनवॉलेंट्री फंक्शन है ना, सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्लिप। आगे हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। इसके फंक्शन क्या होता है, मेडुला इज जो मेन पाथवे होता है मेडुला का फॉर सेंसरी एंड मोटर ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम मेडुलरी रिस्पैटरी सेंटर्स। ये कंट्रोल करता है बीपी को और हार्ट रेट को, रेगुलेट करता है फेरेंजियल इसोफेजियल नर्व को ऑफ डिग्लूटेशन है ना। इट हैज़, इसका मूवमेंटिंग सेंटर भी होता है यहाँ पे, कंट्रोल करता है सलाइवा सिक्रेशन को। एंड न्यूस्लीव और सीएन, ये वेगस है, एसेसरी हाइपोग्लोसल है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर है और ट्राइजेमिनल आर प्रेजेंट इन मेडुला है ना। कि कौन कौन से है, क्रेनियल नर्व 10, 11, 12, 8 एंड 5। अब आगे बात करते हैं थैलेमस की। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस इज रिले सेंटर बिटवीन एवरी सेंसरी सिस्टम एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। थैलेमस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेट करने में स्लीप एंड वेकफुलनेस है ना। थैलेमस क्या इम्पॉर्टेंट प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग एरोसोल लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड एक्टिविटी। थैलेमस सपोर्ट करता है मोटर एंड लैंग्वेज सिस्टम को। हाइपोथैलेमस क्या होता है, फंक्शन इसका सबके फंक्शन याद कर लीजिएगा। सिक्रेशन ऑफ पोस्ट पेस्ट्यूटरी हार्मोन, एंटी एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन है ना। कंट्रोल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ सिक्रेशन ऑफ जीएनआरएस मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड and somatostatin, thyrotropin releasing TRH, CRH and GnRH gonadotropin releasing hormone and prolactin inhibitory hormone. Control of adrenal medulla, emotion stimulus, hypothalamus adrenal medulla secretion of adrenaline, regulation of autonomic nervous system, sympathetic division of control by posterior and lateral nuclei of hypothalamus, parasympathetic division of control by anterior group of nuclei of hypothalamus. इसका रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट होता है, स्टिमुलेशन ऑफ पोस्टीरियर लैटरल न्यूसेली, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, बीपी इंक्रीज करता है। प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, बीपी को डिक्रीज करता है। आगे हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हीट लॉस सेंटर, प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस एंड बॉडी टेम्परेचर। हार्ट गेन सेंटर, पोस्टीरियस और न्यूक्लियस एंड बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। पोस्टीरियर न्यूक्लियस को ये क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर पाएगा। अब ये रेगुलेशन ऑफ फूड, हंगर एंड फूड इनटेक, कैसे हंगर और फूड को इनटेक को रेगुलेट करता है। पहला फीडिंग सेंटर क्या हुआ, लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, स्टिमुलेट क्या करता है, हंगर को। और सेफ्टी सेंटर जो होते हैं, मेडिकल न्यूक्लियस ऑफ मीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, ये इनहिबिट करता है हंगर को। अब मैकेनिज्म ऑफ हंगर कैसे ये करेंगे, सबसे पहले हम फूड इनटेक किए, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा, स्टिमुलेट किया सैटिटरी सेंटर को, इनहिबिट किया फीडिंग सेंटर को, स्टॉपेज ऑफ फूड इनटेक, और 3 घंटे के बाद फिर ब्लड ग्लूकोज डाउन होता है। नो इनहिबिशन ऑफ फूड सेंटर, एक्टिवेशन ऑफ फूड सेंटर क्या करता है, फिर एक्टिवेट करेगा कि हाँ जाओ तुम खाना है ना, खाना खा लो जा करके, ताकि फिर से ब्लड ग्लूकोज बढ़े। आगे हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ वाटर, ये आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकता है बट
रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस थ्रस्ट मैकेनिज्म हुआ, है ना, ईसीएफ अपना थ्रस्ट मैकेनिज्म हुआ, ईसीएफ बढ़ा, ईसीएफ से क्या हुआ, ऑस्मो रिसेप्टर्स हुए और स्टिमुलेट किया थर्ड सेंटर को, स्टिमुलेट किया, फिर क्या हुआ, हम लोग को प्यास लगी और वाटर हम लोग पानी पी लिए, है ना। अब हम बात करेंगे एडीएस मैकेनिज्म। एडीएस मैकेनिज्म में क्या हुआ, रिलीज ऑफ एडीएच, कैसे, सुपर ऑप्टिक नर्व एक्टिवेट हुआ और फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन रीनल ट्यूब्यूल एंड फिर ईसीएफ बैक टू द नॉर्मल, फिर नॉर्मल में चला गया। हम बात करेंगे रेगुलेशन, कैसे स्लीप रेगुलेट करता है ना। मैक्सिलरी बॉडी इन पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, हम लोग उठ जाएंगे और मान लो स्टिमुलेशन ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस होगा तो इंसान सो जाएगा। अब फिजियोलॉजी ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्वस सिस्टम पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेंसरी नर्वस सिस्टम में, जो सेंसरी नर्वस सिस्टम होता है वो किसका पार्ट होता है, नर्वस सिस्टम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन का। इसके पार्ट्स से कितने हैं, नर्वस सेंसरी न्यूरॉन और रिसेप्टर्स, न्यूरल पाथवे एंड सेंसरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, brain and receptors. So the beginning of sensation occurs from the response of a specific receptors to a specific stimulus, है ना। इसके टाइप्स क्या क्या है, कीमो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर एंड नोसी रिसेप्टर्स, है ना। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सेंसरी सिस्टम। तो बॉडी ऑल फैक्ट्री पाथवे पता ही दिए, गस्टेटरी पाथवे, ऑप्टिक पाथवे, सेंसेशन ऑफ पेन, टच, प्रेशर, ऑडिटरी पाथवे, सेंस ऑफ बैलेंस। आगे ये पाथवे है, आप इसको देख लीजिएगा सब कैसे ये काम कर रहा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ग्लूटियल पाथवे, तो ये आप पढ़ के जाइए, है ना। अब जैसे हम यहाँ पे एक बता देते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, है ना। ऑडिटरी पाथवे, फाइबर ऑफ ऑडिटरी पाथवे पास थ्रू कॉक्लियर नर्व, पार्ट ऑफ 8 क्रैनियल नर्व, है ना। इसके रिसेप्टर्स हैं, हेयर सेल इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टिक आर रिसेप्टर ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है, बाइपोलर सेल प्रेजेंट इन द कॉक्लिया एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। द लॉन्ग एक्सॉन लीव द इंटरनल ऑडिटरी meters as cochlear nerve and intermedulla oblongata. After entering the medulla, the fiber divided into a ventral cochlear nucleus group and dorsal cochlear nucleus group. Second order neuron pass through a complex pathway to reach thalamus and sub auriculae nuclei. Third order neuron क्या करता है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन arises from superior olivary nuclei थैलेमस एंड अल्टीमेटली रीच द ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो ये सब जितने भी मोटर नर्वस सिस्टम है, मोटर नर्वस सिस्टम किसका पार्ट होता है, सीएनएस का पार्ट होता है ना। ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमिडल और मोटर एक्स्ट्रा पैरामिडल मोटर सिस्टम। पैरामिडल मोटर सिस्टम क्या होता है, इसको कॉर्टी को स्पाइनल ट्रैक भी बोलते हैं। एंड एक्स्ट्रा पैरामिडल मोटर सिस्टम क्या होता है, ये ऑरिजिनेट होता है पॉन्स एंड मेडुला से टू रीच द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसके फंक्शन होते हैं पैरामिडल मोटर सिस्टम के वॉलेंट्री मोटर कंट्रोल एंड बॉडी एंड लिम्स। ठीक है, एक्स्ट्रा पैरामिडल मोटर से न्यूरॉन होता है मेनली इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स, लोकेशन, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स एंड पोस्चर कंट्रोल, है ना। अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है, फाउंड इन ब्रेन, कैरी मोटर इंफॉर्मेशन एंड डाउन द स्पाइनल कॉर्ड। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, थैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगाटा, फॉर्मेशन कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, स्पाइनल कॉर्ड है। लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स में अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड और पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, दे रीच द कॉन्सर्न बॉडी टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो अब इसको याद उतना ज़रूरत नहीं है, ये सब भी पढ़ लीजिएगा। इंटेलिजेंट मेमोरी कैसे होता है ना, मोटिवेशन। तो आगे हम बात करेंगे मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं कि मेमोरी कौन सा जो ब्रेन है इन्वॉल्व होता है मेमोरी में, हिप्पोकैम्पस, सेरेबेलम, ये याद करिए, एमाइलोडाला, हाँ, इमेगडाला, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब हाँ, ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI, फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप एंड ड्रीम। स्लीप इज़ अ नेचुरली रिकरिंग स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। इसके करेक्टराइज्ड हैं अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, रिलेटिवली इनिबिट द सेंसरी एक्टिविटी, इनिबिट द वॉलेंट्री मसल्स, रिड्यूस इंट्रैक्शन विथ सराउंडिंग। स्लीप
रिक्वायरमेंट कैसा है, न्यू बॉर्न को 18 से 20 घंटे सोना चाहिए, जो बड़े हो रहे हैं उनको 12 से 14 घंटे, बच्चे एडल्ट को 7 से 9 और ओल्ड को एज को 5 से 7 घंटे सोना चाहिए। फिजियोलॉजी चेंज ड्यूरिंग स्लीप, प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज बाय 10%, हार्ट रेट रिड्यूस द वेरियस अबाउट 45 to 60 मिनट, बीपी सिस्टोलिक प्रेशर फॉल्स 90 to 110 mmHg, लोएस्ट बीपी इज रीच्ड अबाउट 4th आवर ऑफ स्लीप। एंड रिस्पायरेशन क्या होता है, रेट एंड फोर्स ऑफ रिस्पायरेशन डिक्रीज, एंड जीआईटी सलाइवरी सिक्रेशन डिक्रीज होता है। गैस्ट्रिक जूस भी क्या होता है यहाँ पे, वो साइमल्टेनियस रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे, ये जो स्लिप आता है ये 10 मार्क्स में आ जाता है, तो आप अगर 10 मार्क्स में आता है तो आप इसको आयुर्वेदा से भी कोरिलेट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ स्लीप, टाइप्स ऑफ, सबसे पहले हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ स्लीप पूछ देगा। पहला होता है REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, है ना। रैपिड आई मूवमेंट बॉल मूवमेंट होता है, डीप स्लीप होता है, 20 से 30% होता है। टोटल स्लीपिंग पीरियड, कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी प्लस ड्रीम ऑकर इन द फेज। नॉन NREM है, इसको याद रखिए, NREM क्या होता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, नो आई बॉल मूवमेंट, स्लो वेव स्लीप, 70 to 80% टोटल स्लीपिंग पीरियड एंड ड्रीम डोंट ऑकर। स्लीप सेंटर क्या होता है, रफे न्यूक्लियस एंड लोअर सेलुलस ऑफ पॉन्स, है ना। लोअर पॉन्स मेडुला प्रोड्यूस नॉन REM स्लीप, प्रोड्यूस REM स्लीप। EEG क्या होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करके जाइएगा। EEG इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम, है ना। इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी क्या होता है, टेक्निक दैट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग द EEG टेस्ट। स्मॉल disc cup like electrode are placed on the scalp which pick up the electrical signal and send to the machine called electroencephalogram, है ना। डिस्कवर्ड बाय सर हैंस बर्गर 1924। यूजेस क्या है, डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी मेन यूज, है ना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंसेफ्लाइटिस, डिमेंशिया, हेड इंजरीज, ब्रेन ट्यूमर, हेमरेज। इसके रूटीन्स क्या है, अराउंड 20 इलेक्ट्रोड आर अटैच्ड ऑन हेड एंड EEG सिग्नल्स आर रिकॉर्डेड। वेव्स क्या है, वेव्स ऑफ EEG, डेल्टा वेव्स, थीटा वेव, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स एंड गामा वेव्स, है ना, इसके वेव्स हैं। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट, गैस्ट्रो GIT फंक्शन एनाटॉमी, मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन, है ना, फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक, पेनक्रिया, लिवर, पेनक्रियास, मोंटेस्टाइन, ये सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन एनाटॉमी डाइजेशन का। हम अब तक हम पढ़ लिए क्या क्या, वही इसमें हम जितना जो ये लगाएं वही सब इम्पॉर्टेंट है, और बाकी आपके पास टाइम है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, और ग्रुप में वैसे डाला हुआ है क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप उसको ही देख करके जा सकते हैं। तो आगे हम बात करने वाले हैं GIT के बारे में। तो GIT में सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल एनाटॉमी की, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कंसर्न होता है विथ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन ऑफ फूड वेस्ट, है ना। ये किससे बना होता है, GIT जो माउथ से और कहाँ तक जाता है, एनस तक, 30 फीट लंबा होता है। GIT क्या से ओपन्स टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑन बोथ एंड। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, माउथ होता है, फेरिंग्स होता है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन सा है, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। मैकेनिज्म एंड सिक्रेशन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जूसेस। मेन डाइजेस्टिव जूस कौन सा, सलाइवा है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड होता है, वो सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक जूस स्टमक सिक्रीट करता है। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज सिक्रीट करता है। इंटेस्टाइनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है, एंड बाइल जूस लीवर सिक्रीट करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, ह्यूमन में सलाइवा जो सिक्रीट होता है 3 पेयर से, पहला पैरोटिड, दूसरा सब मैक्सिलरी, तीसरा सबलिंगुअल, है ना। ये जो मुंह होता है उसमें ये प्रेजेंट रहता है, तो ये फिगर आप देख के बना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे सबलिंगुअल, जो उसको क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ राइविनस, है ना। सब मैक्सिलरी क्या बोलते हैं, वाटसन डक्ट, एंड पैरोटिड क्या बोलते हैं, स्टर्नसन डक्ट। सबसे लार्जेस्ट होता है पैरोटिड ग्लैंड। प्रॉपर्टीज ऑफ सलाइवा, वॉल्यूम्स कितने होते हैं, 1000 से 1500 ml पर डे। रिएक्शन क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन, ये किसको, ये सिक्रेशन के प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी, है ना। 2 टाइप से ये किया, पहला केमिकल, दूसरा मैकेनिकल। केमिकल में क्या होता है, कीमो रिसेप्टर्स
ये सिग्नल देते हैं किसको, क्रेनियल नर्व को, कौन से, 7, 9 और 10 को, है ना, इसको सिग्नल दिए। और मैकेनिकल स्टिमुलस क्या हो, मैकेनो रिसेप्टर्स, ये सिग्नल दिए किसको, क्रेनियल नर्व किसको, 5th को। फिर स्टिमुलेट हुआ स्लाइवरी सेंटर को, ब्रेन्स वो स्टिमुलेट किया। और फिर क्या हुआ, जो इफरेंट सिग्नल बाई 7 और जो तुम्हारा 9 क्रेनियल नर्व है वो क्या कह रहा है, स्लाइवा सिक्रीट किया। आगे हम बात करेंगे। तो ये आपका मैकेनिज्म, ये याद कर लीजिएगा, या कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। अब इस कंपोजिशन क्या स्लाइवा का, वाटर है 99.5, सॉलिड कितना है 0.5%। तो वाटर में अब सॉलिड में क्या क्या पता ही है, ऑर्गेनिक आते हैं, इनऑर्गेनिक और गैसेस आते हैं। आगे हम बात करेंगे फंक्शन, है ना। तो फंक्शन को याद करिए, स्लाइवा क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर सोलोइंग। जब फूड हम मुंह में लिए और उसको हमने सॉफ्ट किया और स्लाइवा में डिज़ोल्व किया, ठीक है, तो ये क्या करता है, हेल्प्स इन डुप्लीकेशन और सोलोइंग, फूड को सॉलो करने में हेल्प करता है। ये टेस्ट परसेप्शन में हेल्प करता है। द स्लाइवा डिजोल्व इन फूड एंड डिजोल्व इन सब्सटेंस कैन टेस्ट बर्ड। डाइजेस्टिव फंक्शन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, स्लाइवा, जो स्लाइवरी एमाइलेज होते हैं वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को मेल्टोज में, और सेकंड मेल्टोज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। एंड लैंगुअल लाइपेज क्या करता है, मिल्क ट्राइग्लिसराइड होता है ना, उसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में। अब हम बात करें क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन में कैसे हेल्प करता है। स्लाइवा क्लीन करता है माउथ एंड फ्री फ्रॉम, माउथ को क्या करता है, डिब्रीज से फ्री करता है एंड फॉरेन पार्टिकल से। लाइजोजाइम जो होता है वो किल करता है कुछ बैक्टीरिया को, एग्जाम्पल स्टेफाइलोकॉकस एंड स्ट्रेप्टोकॉकस। अब हम बात करेंगे रोल में से क्या हेल्प है। तो बाय मॉइस्चरिंग एंड लुब्रिकेटिंग सॉफ्ट पार्ट ऑफ माउथ एंड लिप्स, सलाइवा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीच प्रोडक्शन, है ना। गैस्ट्रिक जूस, अब हम बात करेंगे गैस्ट्रिक जूस की। गैस्ट्रिक जूस कैसे हेल्प करता है, अब इसके वॉल्यूम, गैस्ट्रिक जूस जो होता है मिक्सचर ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। प्रॉपर्टी होती है 1200 से 1500 ml। ये हाईली एसिडिक होता है, किससे बना होता है, वाटर 99.5%, सॉलिड 0.5%। एंड मैकेनिज्म होता है कैसे, स्लाइटली स्मेल थ्रू हियरिंग ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ फूड एंड बोलस ऑफ स्टमक, है ना। तो अभी स्लाइटली स्मेल थ्रू हियरिंग ऑफ फूड कैसे होता है, टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड टेस्ट ऑफ फूड बाई ग्लॉसल फेरेंजियल एंड वेगस नर्व, जो कि हाइपोथैलेमस को ये हाइपोथैलेमस को ये करेगा। फिर वैसो वेगल रिफ्लेक्स जो होता है ब्रेन स्टेम को स्टिमुलेट करता है। फिर ये तीनों किसको स्टिमुलेट करता है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। फिर ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन जूस सिक्रेट होता है। अब ये चार्ट आप देख लीजिएगा, ये आप चार्ट देख लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है इसमें क्या क्या पैनक्रियाज ये करता है, तो ये हाईली एसिडिक होता है 8 से 8.3। इसके कंपोजिशन है वाटर है सॉलिड। अब सिक्रेट करता है स्लाइटली स्मेल थॉट हियरिंग ऑफ फूड एंटरिंग माउथ एंड फूड एंटरिंग इन ड्यूडेनम, है ना, स्टमक। जब फूड स्मेल हुआ तो सबसे पहले जैसे फूड स्मेल होता है तो क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इसको स्टिमुलेट करता है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। और जब खाना जब पेट में जाता है तो गैस्ट्रिक को स्टिमुलेट करता है। फिर पेनक्रियाज से ब्लड के थ्रू इसको स्टिमुलेट करेगा। एंड फिर ये स्टिमुलेट ऑफ सेल ऑफ पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा। फिर फूड जो होता है ड्यूडेनम में जब एंटर करता है तो सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, है ना, इन दोनों को सिक्रेट करेगा फ्रॉम ड्यूडेनल एंड जीजनल म्यूकोसा से। उसके बाद ये किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेशन ऑफ पेनक्रियाज के इस सेल को स्टिमुलेट करेगा। फिर वही पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होगा। तो ये उसका ये क्या है, मैकेनिज्म है कैसे पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट कर रहा है। आगे हम बात करेंगे एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। डाइजेशन में हेल्प करता है ना, ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजेन में। इसके फंक्शन क्या है, कन्वर्ट करता है प्रोटीन को प्रोटीएजेज में और पॉलीपेप्टाइड में, और कन्वर्ट करता है कैसिनोजेन को मिल्क कैसीन में, और एक्सलेट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। कीमोट्रिप्सिन क्या करता है, सिक्रेट करता है कीमोट्रिप्सिनोजेन और कन्वर्ट करता है कीमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में हेल्प करता है। फंक्शन क्या होता है, कन्वर्ट प्रोटीन को प्रोटीएज एंड पॉलीपेप्टाइड एंड एक्ट एज मिल्क प्रोटीन फास्टर देन ट्रिप्सिन। अभी हम आगे बात करते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या होता है। लाइपेज
ट्राइग्लिसराइड से क्या बनता है, मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड बनता है। एंड द एक्टिविटी ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्सलेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ बाइल। अबाउट 80% ऑफ फैट इज डाइजेस्टेड बाय पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या होता है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू डेक्सटेरिया एंड माल्टोज, है ना। पैनक्रियाटिक जूस न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम बाय अल्कलाइन प्रॉपर्टी। तो ये सब आपका आ जाएगा, या तो आपको प्रोटीन आ सकता है, या तो कभी पैनक्रियाटिक जूस आ सकता है। तो ये सब अपना ध्यान रखिए। बाइल जूस, बाइल जो होता है सिक्रीट करता है हेपेटोसाइट एंड स्टोर इन द बॉल ब्लैडर। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कलर ग्रीनिश होती है, वॉल्यूम 800 से 1200, इसके पीएच होते हैं 8 से 8.6। इसके बाइल में वाटर 97.6% और सॉलिड 2.4% होता है। आगे हम बात करेंगे बाइल सॉल्ट, है ना। कौन कौन से बाइल सॉल्ट, कॉलिक एसिड एंड कॉन्डोक्साइलिक कॉलिक एसिड होता है ना, है ना। बाइल पिगमेंट क्या होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इसके बाइल जूस के फंक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सबके फंक्शन याद कर लीजिएगा। इसके फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन, फैट्स को तोड़ना, है ना। एब्जॉर्प्शन फैट, कैसे एब्जॉर्ब करता है, बाइल सॉल्ट करता है कॉम्प्लेक्स with the fat called micelles. The fat is in the form of micelle can be absorbed easily. Laxative acid action. Bile cause laxative property by stimulating the peristaltic movement of intestine. अब मेंटेन करता है पीएच को। आगे हम बात करेंगे बाइल का मैकेनिज्म, बाइल सिक्रेशन। बाइल सिक्रेशन होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मैक्सिमम बाइल रिएक्शन ऑकर 3 आवर आफ्टर फूड इनटेक। सबसे ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट करने में फैट, है ना। अब आगे बात करें इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है। इंटेस्टाइनल जूस से होता है सक्कस इंटेरिकस, जो कि सीक्रेट होता है क्रिप्स ऑफ लिबर कुन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये याद रखें, क्रिप्स ऑफ लिबर कुन से सीक्रेट करता है। इसकी कंपोजिशन है 1800 ml पर डे एंड इसकी प्रॉपर्टी है एल्कलाइन 8.3। इसके सक्कस इंटेक्स का में पानी वाटर का अमाउंट है 91.5 और सॉलिड होते हैं 0.5%। आगे हम बात करेंगे फंक्शन। इंटेस्टाइनल जूस जो है ना पार्शली डाइजेस्टेड फूड पे हेल्प करता है एंड कन्वर्टेड देम इनटू फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट में। अब इसका ये आप टेबल पढ़ लीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन, नर्वस कंट्रोल, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व इंक्रीज करता है सिक्रेशन ऑफ सक्कस इंटेरिकस को, एंड सिंपैथेटिक नर्व डिक्रीज करता है सक्कस सिक्रेशन ऑफ सक्कस इंटेरिकस को, है ना। अब हार्मोनल कंट्रोल क्या करता है, व्हेन जब काइम इंटर द काइम काइल बोलस। एक होता है बोलस, एक होता है काइम, एक होता है काइल, काइल और काइम, ठीक है। बोलस होता है जब फूड को आप माउथ में इंटर किए और जब माउथ में जब सलाइवा के साथ वो मिक्स किया तो है ना बोलस टाइप बन जाता है। वो स्टमक से इसोफेगस से स्टमक में जाता है, तो इसोफेगस से स्टमक में जाने को क्या बोलते हैं, बोलस, ठीक है। अब स्टमक में गया वो खाना, तो स्टमक में जाने बस वो क्या बन जाता है, उसको काइम बोलते हैं और काइल बोलते हैं, काइल, ठीक है। काइल क्या होता है, काइल से वो फिर आपके क्या हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, नहीं काइम होता है फिर काइल होता है। काइम उसके काइम क्या हुआ आपका स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो क्या होता है काइम, और फिर काइम स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, ये होता है काइल। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। व्हेन काइम इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टिनल म्यूकोसा क्या सिक्रेट करता है, इंटरोक्राइनिन एंड सिक्रेटिन एंड साइटोकाइनिन विच स्टिमुलेट करता है लीवर क्रिप्स ऑफ लिबर कून। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो आप ये सब चीज़ फंक्शन देख लीजिएगा। स्टोरेज ऑफ फूड, कैसे फूड स्टोर करता है, फूड स्टोर्ड इन स्टमक फॉर 3 to 4 hours एंड एम्प्टी इन इंटेस्टाइन स्लोली। Slow emptying of stomach provide proper time for digestion and absorption of food, formation of chyme. The peristaltic movement of stomach mix with bolus with gastric juice and convert into a semi-solid form called chyme. Function of लीवर इन प्रोसेस ऑफ अब बाइल का आप इसका फंक्शन देख लीजिएगा, इसमें मिल जाएगा आपको। बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर, है ना। फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज इन प्रोसेस, आप ये उसका फंक्शन देख लीजिएगा जहाँ पे मैंने ऊपर में पढ़ाया हुआ है। तो आगे हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन।
इन डाइजेशन। अब लार्ज इंटेस्टाइन कैसे फंक्शन काम करता है? लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, अल्कोहल एंड ड्रग, एग्जाम्पल एनेस्थेटिक्स, sedative and steroids. After the absorption nutrients, water and other substance, the unwanted substance in large intestine form feces. क्या बनाते हैं? फीसेस बना देते हैं। डाइजेशन ऑफ बकल कैविटी। डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? बगल कैविटी में होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज। देखिए कैसे याद रखिएगा, सबसे डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। अब ये आप ये पढ़ लीजिएगा, ये अगर आप उतना भी नहीं पढ़ के जाते, आप ये भी अगर आप याद कर लेते हैं तो काफ़ी है। सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, एरिया माउथ में सलाइवा होता है, ये किस पे एक्ट करता है? पॉलीसेकेराइड, मतलब कार्बोहाइड्रेट पे ये करता है ना। इस पे माउथ में कौन से एंजाइम मिलता है? सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। इन अब स्टमक में कौन से ये होते हैं? गैस्ट्रिक जूस। तो ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का मैं बता रही हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टार्ट होता है, जो इसका डाइजेशन वो माउथ से स्टार्ट होता है। स्टमक में वो डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे वीक होता है एमाइलेज, बट वीक होता है, तो वहाँ पे वो काम नहीं करता है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के डाइजेस्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट के लिए? सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, डेक्सटिनेज एंड ट्रीहेरेज, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। एब्जॉर्प्शन अगर आप नहीं समझ में आए तो आप बस इसको रट्टा मार जाइएगा, क्योंकि अभी टाइम है नहीं समझने का, बस याद करने का टाइम है, तो बस इसको रट्टा मारिए जाके बस। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉम हियर ग्लूकोज जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है लीवर टू पोर्टल वेन एंड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन लीवर में क्या करता है? ग्लूकोज प्रेजेंट इन लीवर इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन बाय प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। इन मसल ग्लूकोज चेंज इनटू pyruvic acid and aerobic anaerobic pathways it change into energy। अदर बॉडी में टिश्यूज में क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, एनर्जी देता है और ब्रेक डाउन होता है CO2 और H2O में। मेन फंक्शन क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बन मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? CO2 + H2O। आगे हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है स्टमक से, ठीक है। प्रोटीन इन डाइट तो पल्स में मिलता है, फिश में मिलता है, एग में, मिल्क में, वीट में, सोयाबीन, वेरियस टाइप्स ऑफ पल्सेस में, है ना। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरल में नो डाइजेशन, ये डाइट स्टार्ट होता है स्टमक से। तो स्टमक में क्या क्या होता है? प्रोटीएसेस, पेप्टॉन्स, लार्ज पॉली, ये प्रोटीन पे क्या ये हुआ? पेप्सिन एक्ट किया, तो प्रोटीएसेस में टूटा, पेप्टॉन्स में टूटा, लार्ज पॉलीपेप्टाइड में टूटा, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाई पैनक्रियाटिक जूस से क्या क्या होते हैं? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, है ना। प्रोटीज पेप्टॉन्स टूटा किसमें? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एक्ट किया, तो डाईपेप्टाइड्स एंड ट्राईपेप्साइड पॉलीपेप्टाइड में ये कन्वर्ट हुआ। फिर कार्बोक्सीपेप्टाइड, है ना, वो डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड पे कन्वर्ट किया एमिनो एसिड पे। वही बता रहा है डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड पे कौन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्ट किया, और तो क्या बना? एमिनो एसिड बना। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है एमिनो एसिड। और सक्कस इंटेरिकस में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा ये होता है? फाइनल डेस्टिनेशन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, है ना। डाईपेप्टाइडेज, ट्राईपेप्टाइडेज एंड अमीनो पेप्टाइड, डाईपेप्टाइड एंड ट्राईपेप्टाइड, लार्ज पॉलीपेप्टाइड, अमीनो एसिड बना। अब हम प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोटीन का एब्जॉर्ब कैसे होता है? मेटाबॉलिज्म प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म प्रोटीन है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा खुद से, ठीक है, कैसे क्या कर रहा है, क्योंकि अभी टाइम है नहीं और वीडियो काफ़ी बड़े हो जा रहे हैं। सो जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन से एमिनो एसिड कैसे ऑब्जॉर्व होता है? 3 चीज़ से, लीवर से डायरेक्टली इनटू ब्लड एंड लार्ज इंटेस्टाइन से। लीवर में कैसे ये होता है? एक्सेस प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय ग्लाइकोजेनेसिस, और ब्लड में डायरेक्टली ये होता है। एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड से ब्लड टिश्यू में, बॉडी टिश्यू से, और फंक्शन ऑफ टिश्यू ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, एनर्जी प्रोवाइड, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स।
टू लार्ज इंटेस्टाइन, अमीनो एसिड जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे ये कन्वर्ट करता है अमोनिया में, और एंड जो कि एक्सक्रीट करता है, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है ना। जो रिमेनिंग अमोनिया होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है लीवर के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में, और अमोनिया जो कन्वर्ट होता है यूरिया में और फिर बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये है आपका प्रोटीन का था। अब फैट्स भी सेम वैसा ही है, लेकिन फैट्स का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपको पता ही है कहाँ कहाँ खाने में मिलता है ये जब फैट है, फिर फैट मिल्क चीज़ लेते हैं, क्रीम बटर वगैरह में फैट ये मिलता है, फैट्स, है ना। आप डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है, माउथ में क्या होता है, सलाइवा इज हैविंग लिंगुअल, वहाँ एक लिंगुअल लाइपेज होता है। तो लिंगुअल लाइपेज क्या होता है, मिक्स होता है बोलस से एंड सोलोड विथ फूड। लाइपेज डाइजेशन डज नॉट, लेकिन लाइपेज लिपिड डाइजेशन जो होता है माउथ से स्टार्ट नहीं होता है और ना ही स्टमक से स्टार्ट होती है, ये डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके स्टार्ट होता है ना, स्टमक में भी नहीं होता है। देखो गैस्ट्रिक लाइपेज एक्शन ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट देम इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है बहुत वीक होता है टूटता है, हल्का टूटता है, ठीक। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेजर साइट फॉर लिपिड डाइजेशन, है ना, ये यहाँ पे डाइजेस्ट करता है इंटेस्टाइन में। अब इमल्सिफिकेशन, द फ्लैट जो होता है फैट ग्लोब्यूल वो इनसॉल्युबल होता है, वाटर में ना घुलता नहीं है, फिर वो काफ़ी हार्ड होता है डाइजेस्ट करने में। तो फिर क्या होता है, बाइल जूस उसको सिक्रीट करता है गॉल ब्लैडर को, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस सिक्रीट होता है और इमल्सिफ फैट को क्या करता है, तोड़ता है और इसको एंड मेड देम ईजी एक्सेसिबल फॉर लाइपेज। फिर पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, उस पर ट्राइग्लिसराइड पे एक्ट करता है और कन्वर्ट करता है मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड पे। फिर सकस इंटेरिकस क्या करता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जूस होता है, इंटेस्टिनल लाइपेज जो कि ट्राइग्लिसराइड और कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल एंड मोनोग्लिसराइड, है ना। अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, मोनोग्लिसराइड जो कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड होता है मिसल्स इंटर करता है इंटेस्टिनल म्यूकोसा बाय सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा मोनोग्लिसराइड जो होता है कन्वर्ट करता है ट्राइग्लिसराइड में। फैटी एसिड विथ मोर देन 10 to 12 कार्बन एटम इंटर द लिम्फ वेसल, फैटी एसिड विथ लेस देन 10 to 12 कार्बन एटम इंटर द पोर्टल वेन। स्टोरेज ऑफ लिपिड, द लिपिड आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू लिवर एंड ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी when needed in form of fatty acid. ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड इन ब्लड, लिपिड जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड विद द हेल्प ऑफ लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL, LDL, LDL एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो आप इस चार्ट के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो लिपिड जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से एंड दो रूट से एब्जॉर्ब होता है, थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन से लीवर जाता है और इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लीवर में क्या होता है, जो ट्राइग्लिसराइड है वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में, एंड फैटी एसिड यूज्ड अप टू एनर्जी प्रोडक्शन वाइल ग्लिसरॉल आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजेन, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड से एनर्जी प्रोडक्शन में बना और ग्लिसरॉल से क्या ग्लाइकोजन बना, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में द ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ब्लड इनटू द ब्लड आर यूटिलाइज इनटू टू वेज, पहला होता है स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू और दूसरा होता है यूटिलाइज इनटू टिश्यू फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ लिपिड, CO2 से जो होता है एक्सक्रीट थ्रू रिस्पायरेशन एंड कीटोन बॉडीज एक्सक्रीट बाय यूरिन। अब हम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है तो या 10 मार्क्स में भी आ जाता है, कभी एग्जामिनर का मूड का कोई ठीक नहीं है किस में आएगा, लेकिन 5 मार्क्स में ही आया हुआ है। डिग्लूटिशन पेरिस्टालसिस, इसको रट के ही जाइएगा। डिग्लूटिशन क्या होता है, मतलब सॉलोविंग, जो हम लोग खाना को जो अंदर मतलब उसको सॉलो करते हैं ना, उसको डिग्लूटिशन कहते हैं। बाय प्रोसेस फूड इज पास फ्रॉम माउथ टू, माउथ से स्टमक में गया, उसको क्या कहते हैं, डिग्लूटिशन। फेजेस क्या होता है, ओरल 3 टाइप के फेजेस है, ओरल फेजेस, फेरेंजियल फेजेस एंड इसोफेजियल फेजेस। फ्रॉम फूड फ्रॉम माउथ इंटर द फेरिंग्स, वॉलेंट्री, मीडियल, टेम्पोरल लोब प्लस लिम्बिक सिस्टम। फेरेंजियल में क्या होता है, सॉलोइंग सेंटर एंड मेडुला ऑब्लंगाटा प्लस मॉन्स। इसोफेजियल फेज क्या होता है, फ्रॉम इसोफेगस से स्टमक में जाता है खाना,
इनवॉलेंट्री होता है मेडुला, इनवॉलेंट्री किसको कौन ये करता है कंट्रोल, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ओरल फेस क्या होता है, बोलस इज प्लेस्ड ऑन पोस्टेरियर डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग, एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग इज retracted and depressed, posterior part of tongue is elevated and retracted. Tongue forcefully pushed the bolus into pharynx with help of hard palate, bolus enter the pharynx। ठीक है, अब डिग्लूटिशन, अब हम बात करेंगे फेरेंजियल फेज में, डिग्लूटिशन, पेस्टल डिफिकेशन एंड इट्स कंट्रोल। उसमें पेरेंजियल फेज में इनवॉल्यूंटरी की बात करेंगे। एज द फूड इंटर द फेरिंग्स इट में इंटर थ्री रूट, पहला है बोलस में कम इन बैक इनटू द माउथ, बोलस में मूव टू द नेजोफेरिंग्स एंड इसको प्रिवेंट करता है सॉफ्ट पैलेट एंड यूवला, एंड बोलस में इंटर द लैरिंग्स, सो द फूड इंटर द इसोफेगस बाय मूवमेंट एंड फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड इसोफेगस। टाइम कितना लेता है, 1 से 2 सेकेंड लेता है। इसोफेजियल फेज क्या होता है, फूड इंटर फ्रॉम द इसोफेगस से स्टमक में जाता है, किसके द्वारा, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के द्वारा। ये याद कर लीजिएगा पेरिस्टैल्सिस का डेफिनेशन क्या होता है। पेरिस्टैल्सिस, पेरिस्टैल्सिस जो होता है डिफाइंड एज वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम, है ना, कॉन्ट्रैक्शन में सिकुड़ना, फॉलोड बाय द वेव ऑफ रिलैक्सेशन इन क्या बोलते हैं, एबोरल डायरेक्शन। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट किस में देखा जा सकता है, एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा जा सकता है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पेरिस्टैल्टिक है 1 से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फंक्शन क्या है, पेरिस्टैल्सिस मूव्स फॉर फूड थ्रू जीआईटी। अगर पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट नहीं होगा तो खाना इसोफेगस से स्टमक में जाने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ होगी, है ना, तो वो इसीलिए पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है। अब हम इन इसोफेगस पेरिस्टैल्टिक मूव्स द फूड फॉरवर्ड द स्टोमक। In stomach, small intestine, the food is propulsed through the small intestine. Control of peristalsis. Peristalsis is mainly controlled by the mesenteric plexus, है ना, इलेक्ट्रिक नर्वस सिस्टम, इंट्रिक नर्वस सिस्टम। अब हम बात करें डिफिकेशन की, है ना। डिफिकेशन क्या होता है, अवॉइडिंग ऑफ फीसेस इज नोन एज डिफिकेशन, मतलब फीसेस को बाहर निकालना, उसको क्या बोलते हैं, डिफिकेशन। फीसेस जो होता है वो किससे बना, लार्ज टाइम में बनता है एंड स्टोर होता है सिग्मोइड कोलन में, है ना। द एक्ट ऑफ डिफिकेशन इज प्रोसीड बाई appropriate posture, voluntary relaxation of external and sphincter and voluntary contraction of abdominal muscle। defecation act क्या होता है, soon as feces touches the rectum, initiation of defecation reflex, contraction of rectum, relaxation and external internal and anal sphincter and passing out the बाहर निकल जाता है बाथरूम। एंट्रिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम ये क्या होता है, मेन डिवीजन ऑफ ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मेन फंक्शन ऑफ एंट्रिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है द फंक्शन ऑफ GIT। इट इज़ कैपी भी आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI कर लीजिए। इट इज़ कैपेबल ऑफ acting independently from sympathetic and parasympathetic nervous system। ENS is also called second brain। The ENS is situated in the layer of GIT beginning from esophagus extending up to anus। The neurons of ENS are collected into two types of ganglia, पहला mesenteric, दूसरा है submucosal। mesenteric क्या होता है, सिचुएटेड बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल ऑफ GIT, और ये कहाँ सिचुएटेड होता है, म्यूकोसल लेयर एंड GIT। फंक्शन फिर क्या होता है, कंट्रोल मोटर एंड सेंसरी फंक्शन ऑफ GIT, कंट्रोल लोकल ब्लड फ्लो, कंट्रोल म्यूकोसल ट्रांसपोर्ट, कंट्रोल GIT सिक्रेशन, कंट्रोल इम्यून एंड एंडोक्राइन फंक्शन, कंट्रोल पेरिस्टैल्टिक चर्निंग एंड डिफरेंट मूवमेंट ऑफ GIT। एसिड बेस बैलेंस ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। एसिड बेस बैलेंस, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बेसिक कंपोनेंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, जिसमें हाइपोर एंड हाइपर है। एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। एसिड आर constantly produced in the body, the very system of the body works constantly to remove the excessive acid to maintain acid base balance। एसिड प्रोड्यूस इन द बॉडी, कैसे बॉडी प्रोड्यूस होता है, वोलेटाइल एसिड, है ना, प्रोड्यूस बाय CO2 विच
in the waste product of carbohydrate and lipid metabolism. However, these acids are not dangerous for body as CO2 is constantly pushed out of the body by respiration. Non-volatile acid H2SO4 produced by metabolism of sulfur containing amino acid and cysteine. HCl प्रोड्यूस करता है by metabolism of lysine, arginine and histidine amino acid. अब कैसे मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस होता है? एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है मेनली बाय 3 मैकेनिज्म: एसिड बेस बफर सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम. रीनल रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम एलिमिनेट करता है CO2 बाय एक्सपायरेशन, थस प्रिवेंटिंग एक्सेसिव एसिड. कैसे हुए कर रिस्पिरेशन? ऑब्वियसली CO2 से बाहर निकालेगा ना, तो यही रिस्पिरेटरी से. रीनल में क्या होता है? किडनी एक्सक्रीट करता है ना, तो रीनल में किडनी एक्सक्रीट करेगा, रिस्पिरेटरी में CO2 को बाहर निकालेगा. एंड एसिड बेस बफर क्या होता है? ये होता है वीक एसिड होता है. एसिड बफर एक्ट्स इमिडिएटली टू प्रिवेंट द चेंज इन pH, है ना. पहला आता है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम. ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में. एसिड सब्सटेंस एंड कार्बोनिक एसिड एंड अल्कलाइन सब्सटेंस क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट. एक्शंस क्या होता है? न्यूट्रलाइज क्या HCl NaOH. फॉस्फेट बफर सिस्टम क्या करता है? इसका एक्शंस होता है न्यूट्रलाइज HCl NaOH एंड H2SO4. ये प्रेजेंट होता है किडनी एंड ICF रेड ब्लड सेल में, ठीक है. प्रोटीन बफर सिस्टम प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन में और मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस को. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी सिलेबस में आपके दिए हुए हैं सारे इसमें कवर है इस नोट्स में. तो वैसे हमारे पास टाइम था नहीं, बट फिर भी टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया इसको बताने में. फिर भी मैंने काफ़ी शॉर्टकट में ही पढ़ाया है इसको. तो आप इसको पढ़िए और इसको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट. अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और माइंड को फ्रेश रखिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए. एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा. बस जो आपको ग्रुप में दिया गया है, जैसे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको ही आप देख कर जा सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. बने रहिए हमारे साथ.